भैया यहाँ आई थी तो उससे दोस्ती हुई। हम अक्सर मिलते, फोन पर बात करते और मेरी तरफ से मुझे लगा शायद वह मुझे प्यार करता है। मैं उसके लिए सीरियस थी और वह शायद मेरे लिए सीरियस नहीं था। और जब मैंने उससे कहा तो उसने रिश्ते के लिए मना कर दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई। उसके लिए यह आम बात होगी शायद, क्योंकि यह दिल्ली शहर है। यहाँ लोग इतनी जल्दी किसी रिश्ते के लिए सीरियस नहीं होते, पर मैं छोटी जगह की हमेशा से रिश्तों के लिए और प्यार के लिए तरसती हुई लड़की, तो उसके जरा से प्यार से बात करने को शायद प्यार समझ बैठी जबकि उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। नेहा बोली और उसका गला भर आया। शशांक ने गहरी सांस ली आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। इतना तो मैं समझ गया हूं कि तुम इतनी नासमझ नहीं हो कि सामने वाले के दिल की बात है और उसकी फीलिंग्स उसके व्यवहार से ना समझ सको। अगर तुम्हें लगता था कि वह तुम्हें प्यार करता है, फिर यह तुम्हारी गलतफहमी नहीं हो सकती, शशांक बोला। पर भैया, जब उसने मना कर दिया कि वह प्यार नहीं करता, मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो यह बात साबित हो गई ना कि मेरी गलतफहमी थी। तो उस बात को सोचने से क्या फायदा, नेहा बोली। आपको पूरा सच नहीं बता सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे परिवार को या मेरी दोस्त को तकलीफ हो। यह मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, नेहा खुद से बोली। तू एक बार उसका नाम बता, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। वो ऐसा नहीं कर सकता, शशांक बोला। प्लीज भैया, आज से उसकी कोई बात नहीं होगी। मैं आगे बढ़ चुकी हूं भैया, और अब मेरी लाइफ में सिर्फ आप, पापा और नंदिता है। इसके अलावा मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, नेहा ने कहा। तो उसके बाद शशांक ने भी कोई सवाल नहीं किया। अच्छा है, अगर तुम भूल चुकी हो और आगे बढ़ चुकी हो तो मैं भी यही कहूंगा कि ऐसे ऐसे लोग जो तुम्हारे विश्वास पर खरे नहीं उतरे हैं, उनके लिए आंसू बहाओ। उनके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई है तुम्हारे साथ हर समय साथ देने के लिए, शशांक ने कहा। नेहा ने गर्दन हिलाई और जाकर बिस्तर पर लेट गई। भैया, बहुत थकान हो रही है, मैं थोड़ी देर सो जाऊं, नेहा बोली। हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है, शशांक ने उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे पर हाथ फिराया और फिर एसी ऑन करके रिमोट उसके पास रख दिया। जितनी मर्जी हो उतना आराम करो, अब तुम्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। इस घर की प्रिंसेस हो तुम, समझ रही हो ना, शशांक बोला। तो नेहा के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आई और उसने आंखें बंद कर ली। शशांक बाहर निकल गया और उसने दरवाजा हल्का बंद कर दिया। शशांक के जाते ही नेहा ने आंखें खोली और उठकर बैठ गई। अब आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती भैया। जिंदगी और रिश्ते बहुत उलझ गए हैं। मैं अब आपको कभी भी नहीं बता सकती कि आर्यन कौन है और ना ही नंदू को बता सकते हूं। बात यहां सिर्फ मेरी दोस्त की ही नहीं, मेरे भाई की जिंदगी की भी है। आप रूबी को पसंद करते हो और रूबी अर्नव बुआ की बेटी है। रिश्ते इतनी ज्यादा उलझ रहे हैं कि मैं अभी किसी को सच नहीं बता सकती। अर्नव एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड नंदिता का देवर है, तो वहीं दूसरी तरफ मेरी होने वाली भाभी का कजिन है। उसका सच अगर आप लोगों के सामने आया तो कई सारे रिश्ते बिखर जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए भैया, आप मुझे यहाँ लेकर आए, मुझे सम्मान दिया, इतना प्यार दिया और इस घर में रहने का अधिकार दिया। और मैं आपसे आपका प्यार नहीं छीन सकती। मेरी किस्मत में तो प्यार था ही नहीं, इसीलिए तो उसने मुझे धोखा दे दिया। पर नंदू के किस्मत में प्यार है। नंदू की जिंदगी में जीजू है जो उसे बहुत चाहते हैं, तो वही आपकी और रूबी की आंखों में कल मैंने देखा एक दूजे के लिए कुछ अलग सा। आप दोनों के बीच में भी रिश्ता गहरा है, नेहा खुद से बोली। एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और दूसरी तरफ मेरा भाई, और अगर मेरे मुंह से सच्चाई बाहर आ गई तो इन दोनों के ही रिश्ते बिखर जाएंगे। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अर्नव से सामना ना हो, और अगर कभी सामना होता है तो उससे इस तरीके से मिलूंगी जैसे पहले उसे जानती ही नहीं हूं। अब वह मेरा आर्यन नहीं है, सिर्फ नंदिता का देवर है, अर्नव है और रूबी का भाई। इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है मेरा उससे, नेहा ने खुद से ही कहा। पर आंखों में आंसू फिर से भर आए और दिल में एक टीस सी उठी। नेहा ने खुद को तसल्ली दी और आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई है, पर आंखों के आगे से अर्नव का चेहरा जा ही नहीं रहा था और दिमाग में घूम रहे थे उसके साथ बिताए पल। तुम्हें भूलना चाहती हूं, तुमसे नाराज हूं, तुमसे नफरत करना चाहती हूं, पर क्या करूं, कर ही नहीं पा रही हूं। तुमसे सच्चा प्यार किया था मैंने, पर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया।
जानती हूँ शायद मैं ही गलत हूँ, पर क्या करूँ, मैं तुम्हें नहीं भूल पा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ पर ना ही तुमसे नफरत कर पा रही हूँ और ना ही तुम्हें दिल से निकाल पा रही हूँ, नेहा ने खुद से ही कहा और फिर आंखें भींच ली और कंबल को सिर तक खींच लिया, पर दिल का दर्द कम नहीं हुआ और आंसू आंखों के रास्ते बाहर आ गालों पर बिखरने लगे। शशांक अपने कमरे में आया और सोफे पर बैठ गया। कौन है वह लड़का? कौन है आर्यन? मुझे पता करना होगा। क्या था नेहा और उसके बीच में? नहीं जानता, पर कुछ भी हो उसने नेहा को बहुत तकलीफ दी है। अगर प्यार नहीं था तो किसी को उम्मीद नहीं देनी चाहिए थी। इस तरीके से किसी को हर्ट करना, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना गलत है। उसके कारण मेरी बहन ने सुसाइड करने की कोशिश की। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तो अपनी बहन से कभी मिल ही नहीं पाता। यह सब कुछ उसके कारण हुआ है। ठीक है, मैं नेहा से नहीं पूछूंगा, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसे ढूंढने की और उससे पूछूंगा कि उसने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। अभी नंदिता दीदी से पूछता हूं, वो शायद कुछ और बता सकें, शशांक बोला और नंदू को कॉल लगा दिया। नंदू अभी घर पहुंची ही थी। बस अपने कमरे में बैठकर चाय पी रही थी कि तभी फोन बज उठा। शशांक भाई का फोन, नंदू बोली और कॉल पिक की। हेलो नंदिता दी, सामने से आवाज आई। क्या हुआ नेहा, ठीक है ना? नंदिता ने पूछा। हाँ ठीक है वो, पर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, शशांक बोला। हाँ कहिए ना, क्या बात करनी है? नंदू बोली। मैं जानना चाहता हूँ आर्यन कौन है और उसका नेहा के साथ कैसा रिश्ता था। मतलब कितना गहरा? शशांक बोला। क्यों पूछ रहे हैं आप? मैंने कहा ना, बात पुरानी हो चुकी है, नंदिता ने कहा। बात पुरानी कैसे हो सकती है? जिस बात के कारण मेरी बहन ने सुसाइड करने की कोशिश की वो बात पुरानी तो नहीं हो सकती। मैंने भी पूछा, उसने सब कुछ बता दिया है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहता है, क्या रिश्ता इतना गहरा था कि सुसाइड करने की नौबत आ गई? क्या नेहा उसे इतना ज्यादा प्यार करती थी? और उसने नेहा को धोखा क्यों दिया? उसका साथ क्यों छोड़ा? शशांक ने पूछा। सब कुछ मुझे नहीं पता है भैया। ना ही मैं उस लड़के से कभी मिली हूं, ना ही मैंने उसे देखा है। नेहा ने मुझे फोन पर ही बताया था कोई आर्यन नाम का लड़का है जिससे वह प्यार करती हैं, और अभी बेंगलोर से लौटने के बाद जब वह जबलपुर गई थी तब उसने बताया कि वो आर्यन को अपने दिल की बात कहना चाह रही है। उसने मुझसे कहा था कि दिल्ली आकर उसे अपने दिल की बात कह देगी, नंदू बोली। शशांक खामोशी से सुनता रहा। और फिर मामी से झगड़े के बाद नेहा दिल्ली आ गई। ये उसी दिन की बात है जिस दिन नेहा ने हॉस्टल से फ्लैट में शिफ्ट किया था, नंदिता बोली। फिर? शशांक ने पूछा। नेहा ने मुझे बताया कि उसने उसी रात उसने आर्यन से अपने दिल की बात कह दी थी। उसी रात जब वह से मिलने आया था, नंदिता ने कहा। फिर क्या हुआ? शशांक सब जानना चाहता था। उस लड़के को नेहा से प्यार नहीं था? या शायद वह सिर्फ नेहा के फीलिंग्स के साथ खेल रहा था? नेहा का फायदा उठाना चाहता था? नंदिता के मुंह से एकदम से निकल गया। फायदा उठाना चाहता था मतलब? शशांक ने पूछा। देखो शशांक भैया, मैं जो कहूंगी उससे आपको हर्ट होगा, इसलिए कह रही हूं, बात को यहीं पर छोड़ दो, नंदिता बोली। नहीं, मुझे सारा सच जानना है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वह आदमी किस हद तक गिर गया। उसने ऐसा क्या किया कि नेहा ने सुसाइड करने की कोशिश की? शशांक ने सख्ती से कहा। जब नेहा ने आर्यन से अपने प्यार का इजहार किया तो आर्यन उसे मना नहीं किया। हाँ, उसने उसे हाँ भी नहीं किया पर मना नहीं किया, और उस रोज आर्यन नेहा के करीब आया। दोनों ने एक रात साथ में बिताई, नंदिता ने खुद को मजबूत करते हुए कहा, क्योंकि शशांक सच जान के रहेगा। नंदू समझ गई थी। सच सुन शशांक के चेहरे पर कठोरता आ गई और आंखें एकदम लाल हो गई। उस रात वो चला गया, पर उसके अगले दिन से उसने नेहा से बात करना, उसका फोन उठाना बंद कर दिया। नेहा उसे हर जगह ढूंढती फिर रही थी। पागलों की तरह हर जगह जाकर उसे ढूंढ रही थी। उसे फोन कर रही थी, मैसेज कर रही थी, पर कोई जवाब नहीं मिला। काफी दिनों बाद एक दिन वो नेहा को मिल गया तो नेहा ने सवाल किया कि वह नेहा से बात क्यों नहीं कर रहा है, उसके फोन क्यों नहीं उठा रहा, तो उसने सीधे सीधे मना कर दिया कि वह नेहा को प्यार नहीं करता, नंदू बोली। उस रात वो चला गया, पर उसके अगले दिन से उसने नेहा से बात करना, उसका फोन उठाना बंद कर दिया। नेहा उसे हर जगह ढूंढती फिर रही थी।
पागलों की तरह हर जगह जाकर उसे ढूंढ रही थी। उसे फोन कर रही थी, मैसेज कर रही थी, पर कोई जवाब नहीं मिला। काफी दिनों बाद एक दिन वो नेहा को मिल गया तो नेहा ने सवाल किया कि वह नेहा से बात क्यों नहीं कर रहा है, उसके फोन क्यों नहीं उठा रहा, तो उसने सीधे सीधे मना कर दिया कि वह नेहा को प्यार नहीं करता। नंदू बोली, जब प्यार नहीं था तो इतना आगे जाने की क्या जरूरत थी, शशांक ने गुस्से से कहा। यही बात नेहा ने उससे कही थी कि अगर प्यार नहीं था तो करीब क्यों आया, तो उसने यही कहा कि उस रात हम दोनों बहक गए थे। न ही उसकी गलती है न नेहा की। अगर वह नेहा के करीब आया तो नेहा ने भी तो उसे नहीं रोका और फिर उसका सीधा सीधा कहना था कि वह प्यार नहीं करता है। और उस दिन उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए और हमेशा के लिए नेहा से कभी ना मिलने के लिए बोलकर चला गया। नंदू बोली तो शशांक के चेहरे पर दर्द आया। उस दिन नेहा बहुत टूट गई थी, बहुत रोई थी, मुझे बुलाया था उसने। मैं गई और कैसे संभाला और समझाया और उसे आगे बढ़ने को कहा। नेहा आगे बढ़ भी रही थी, सब ठीक हो रहा था कि पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि नेहा फिर से परेशान हो गई और डिप्रेशन में आकर उसने सुसाइड करने की कोशिश की। नंदिता ने बात पूरी की। शशांक ने गहरी सांस ली। आप और कुछ जानती हो? आर्यन कौन है, कहाँ रहता है? शशांक बोला। नहीं भैया, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं उसे छोड़ देती यूं ही? नेहा को उसने अपना नाम तक गलत बताया था। उसका असली नाम आर्यन नहीं है, कुछ और है। कहाँ से है को और कैसे ढूंढे, यहां तक कि नेहा का पुराना फोन खो गया जिसमें उसका नंबर था। नेहा खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाहती है, नहीं कुछ बताना चाहती है। नंदू बोली, मैं खुद पता कर लूंगा और वह जो कोई भी है उसे छोड़ूंगा नहीं, शशांक ने कहा और कॉल कट कर दिया। तुम जो कोई भी हो मिस्टर आर्यन, पर तुमने गलती कर दी। अब मुझे तुम्हारा पता मिल जाए फिर देखो तुम शशांक रायचंद क्या करता है। शशांक खुद से बोला और फिर खुद को शांत कर फ्रेश हो बाहर मिस्टर राजन जी के पास आ गया। और बताओ बेटा, खुश तो हो ना? मैंने सही निर्णय लिया ना? ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी मना हो और तुम मेरे कारण हाँ बोल रहे हो। तुम अभी भी मना कर सकते हो बेटा, अगर तुम्हें रूबी पसंद नहीं हो तो। रायचंद जी बोले, पसंद नापसंद वाली बात नहीं है पापा, पर मैंने अभी तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं था, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। रूबी अच्छी लड़की है, समझदार हैं, सिंसियर हैं, तो मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ कोई है भी नहीं कि मैं आपको मना करूं। इसलिए आप अपने मन में बिल्कुल भी ऐसा मत लाइए। शशांक बोला, मैंने भी यही महसूस किया कि वह समझदार लड़की है, हमारे घर में उस जैसी लड़की की जरूरत है। और अब जबकि नेहा भी आ गई है और इतनी बड़ी घटना हो गई तो मुझे समझ में आ गया है कि नेहा अभी थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर है। ऐसे में रूबी जैसी लड़की घर में होगी तो ना सिर्फ नेहा को संभालेगी बल्कि इस घर को और तुम्हें भी संभालेगी। अच्छे परिवार से है, समझदार है, शांत है और सबसे बड़ी बात कि शायद तुम्हें पसंद करती है। रायचंद ने शशांक की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा उठे। आपको कैसे लगा पापा कि वह मुझे पसंद करती हैं? मुझे तो कभी समझ में नहीं आया, शशांक बोला। इसीलिए तो कहते हैं अनुभवी नजरें। जब हम दोनों ने रिश्ते की बात की तो उसके चेहरे पर अलग ही आभा आ गई थी और अगर पसंद नहीं करती तो मना कर देती, पर उसने मना नहीं किया और तुरंत हाँ कर दिया। ठीक उसी तरीके से जैसे तुमने हाँ कर दिया था। रायचंद बोले तो शशांक ने आंखें छोटी कर उनकी तरफ देखा। क्या कहना चाहते हैं आप? शशांक बोला। यही कि जिस तरीके से रूबी को तुम पसंद हो तुम्हें भी रूबी पसंद है, तभी तो तुम लोगों ने सोचने के लिए भी समय नहीं मांगा और तुरंत हाँ कर दिया। रायचंद जी बोले और मुस्करा उठे। उनकी बात सुनकर शशांक भी झेंप गया और फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। खिड़की में खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। क्या वाकई में जो पापा कह रहे हैं वह ठीक है? मैं वाकई में चाहता था कि रूबी से मेरा रिश्ता हो। मतलब वह मुझे पहले से ही पसंद थी? हाँ, शायद मैं उसे पसंद करने लगा था तभी रिश्ते की बात एक्सेप्ट कर ली। पापा सही कह रहे हैं। मुझे एहसास नहीं हुआ था पर मैं उसे शायद पसंद करने लगा था, शशांक ने खुद से ही कहा और फिर अपना फोन निकाल रूबी का नंबर लगाने लगा। उससे बात करता हूं, शशांक ने मन ही मन सोचा। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो रिश्ता भी नहीं हुआ है, शशांक खुद से ही बोला, पर उसका मन नहीं माना तो उसने तुरंत कॉल लगा दिया।
रूबी ने भी 2 ही रिंग के बाद कॉल पिक कर लिया। हेलो, रूबी की आवाज़ आई तो शशांक को अपनी धड़कनों की आवाज़ थोड़ी तेज सुनाई दी। हेलो, मैं शशांक बोला। आपका नंबर सेव है मेरे फ़ोन में, रूबी ने बोली। शशांक के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था तो कुछ पल खामोश रही। रूबी उसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी। आज अचानक से इतनी सब कुछ हुआ तो समझ ही नहीं आया, शशांक बोला। आपको क्या समझ नहीं आया? रूबी ने पूछा। यही कि अचानक से रिश्ते की बात हुई। मतलब मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसी कोई बात होने वाली है, शशांक बोला। आपको अगर यह रिश्ता मंजूर नहीं है तो आप बेझिझक मना कर सकते हैं। किसी भी बात की कोई जबरदस्ती या प्रेशर नहीं है, रूबी ने कहा। तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? शशांक ने कहा। मंजूर न होता तो मैं मना कर देती, रूबी शांति से बोली। तो ठीक वैसे ही अगर मुझे मंजूर नहीं होता तो मैं भी मना कर देता ना। मैंने यह रिश्ता मंजूर नहीं है। कब बोला? मैंने सिर्फ इतना कहा मैं तैयार नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। तुमसे भी बात नहीं कर पाया। तुम्हें भी अजीब लग रहा होगा ना कि तुम मेरे घर आई और मैंने तुमसे 2 मिनट बात भी नहीं की, शशांक बोला। नहीं, मुझे अजीब और बुरा कुछ नहीं लगा, रूबी ने हंसकर कहा। रियाली? शशांक बोला। मैं समझ सकती हूं आपकी परिस्थिति क्योंकि मैं भी उसी कंडीशन में हूं। मेरे लिए भी सब कुछ अचानक और अनएक्सपेक्टेड था। शायद आपके पापा और मेरे पापा ने मन में सोच लिया था पर मुझे नहीं पता था। ऑफिस में अचानक से ही उन दोनों ने बात की और मुझसे राय मांगी। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं लगी तो मैंने हाँ कर दिया। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब एकदम से अचानक से कैसे, पर जो होता है ठीक ही होता है। और आपको कोई भी बात करनी हो तो बेझिझक मुझसे कर सकते हैं। मुझसे पूछ सकते हैं, यहां तक कि हाँ और ना करने का निर्णय अभी भी आपके पास है, रूबी बोली। मैंने कहा नहीं, मुझे मना नहीं करना। मना करना होता तो मैं उसी समय मना कर देता। बस तुमको थोड़ा जानना समझना चाहता हूं। उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यह लोग हमें ज्यादा टाइम देंगे नहीं। देखना, तुम जल्दी से जल्दी ही शादी करने की कोशिश करेंगे, शशांक बोला। अगर आप चाहते हैं कि शादी देर में हो तो आप अंकल से बोल सकते हैं, ऐसी कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, रूबी बोली। बदले में शशांक ने कोई जवाब नहीं दिया। आप सुन रहे हैं? रूबी बोली। और अगर मुझे लगेगा कि शादी को थोड़ा और लेट करना चाहिए तो भी बोल दूंगा, और अगर मुझे लगा कि मुझे जल्दी शादी करनी चाहिए तो भी मैं बोल दूंगा। तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं होगी ना अगर मैं शादी जल्द से जल्द करना चाहूं तो? शशांक ने कहा तो रूबी की तो सांसें अटकती हुई सी महसूस हुई और उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। तुमने जवाब नहीं दिया? शशांक ने धीमे से पूछा। जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूबी बोली तो शशांक मुस्करा उठा। और तुम्हारे घर पर बातचीत हो गई? मतलब अंकल ने आंटी से बात कर ली? शशांक ने पूछा। उन्होंने बात कर ली है और वह अभी पंडित जी को बुलाकर उनसे बात कर रहे हैं सगाई और शादी की डेट्स निकालने के बारे में, रूबी बोली। तुम्हारे मम्मी पापा तो मेरे पापा से भी फास्ट है, शशांक बोला और खिलखिला उठा। रूबी मानो उसकी उस निश्चल हंसी में एक पल के लिए खो गई। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, रूबी बोली। अच्छा ठीक है, कुछ भी खबर हो तो मुझे बताना, बाकी अब मैं रख रहा हूं, थोड़ा सा काम है मुझे, करता हूं, शशांक बोला। जी ठीक है, रूबी ने कहा और कॉल कट कर दिया। पर शशांक से बात करके रूबी को बेहद खुशी हो रही थी। उसका दिल खुशी से झूम उठा था, उसके चेहरे पर भी खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई थी। इधर शशांक भी खुश था रूबी से बात करके। इतनी सारी टेंशन और नेगेटिव बातों के बीच एक चीज अच्छी है कि रूबी मेरे घर आने वाली है, वह भी मेरी वाइफ बनकर। माना कि कभी सोचा नहीं था इस बारे में, पर यह एक अलग फीलिंग है, बड़ा ही सुकून देने वाली, शशांक ने खुद से ही कहा और फिर लैपटॉप लेकर अपना काम करने लगा। शशांक से बात करने के बाद नंदिता ने फोन रखा और बेड से टेक लगाकर सोचने लगी। मैंने शशांक को भाई को बताकर ठीक तो किया ना? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है, पर क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो यह रिपोर्ट, क्या करूं मैं? क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब भी बिजी हैं पर यह उनका हक है। इतनी बड़ी बात है, ना ही मैं उनसे छुपा सकती हूं और ना ही अकेले निर्णय ले सकती हूं।
उन्हें सारा सच जानने का हक है और निर्णय लेने का भी। क्या डॉक्टर साहब यह बात बर्दाश्त कर पाएंगे? पता नहीं क्या होगा। बस एक दिन की तो बात है, कल डॉक्टर साहब का सेमिनार खत्म हो जाएगा और फिर वह फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आराम से बैठकर उनसे बात करूंगी, पर जो भी हो मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी जो मेरे बच्चे को तकलीफ दे। नंदू ने पेट से हाथ लगाकर कहा और फिर आंखें बंद कर ली। उधर विक्रांत के घर पर पंडित जी ने मुहूर्त देखे और विक्रांत की तरफ देखा। पंडित जी बताइए क्या समझ में आया आपको? विक्रांत बोले। देखिए ठाकुर साहब, दोनों बच्चों की जन्म पत्रिका बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, पर आगे जीवन अच्छा रहेगा। रही बात मुहूर्त की, तो सगाई के लिए तो कल का ही मुहूर्त उत्तम है, उसके बाद फिर 2 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। आप कल सगाई कर लीजिए और फिर 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त है, तब शादी कर सकते हैं, पंडित जी बोले। पर इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? अरुणा बोली। ठाकुराइन देखिए, अभी दोनों का अच्छा संजोग बन रहा है। अगर इन मुहूर्त में सगाई और शादी हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर आपको 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद 2 साल तक दोनों का जीवन और विवाह के गृह में ठीक योग नहीं है, तो फिर शादी नहीं हो पाएगी, पंडित जी बोले। तुम बेवजह परेशान हो रही हो अरुणा। कौन तुम्हें कुछ हाथ से करना है? आजकल सब कुछ बाजार में रेडीमेड होता है, होटल्स में और मैरिज गार्डन में अरेंजमेंट होता है, हम सब कर लेंगे। भगवान की कृपा से पैसे की कोई कमी नहीं है और रूबी हमारी इकलौती बेटी है। पर 2 साल तक तुम क्या रुकना चाहोगी रिश्ता तय होने के बाद? विक्रांत बोले। आप ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब, बस मुझे यही लगा कि इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे होगी, अरुणा बोली। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, मैं और पापा सब संभाल लेंगे। रूबी की शादी बहुत धूमधाम से और बहुत ही बेहतर तरीके से होगी, किसी बात की फिक्र मत कीजिए, शिवांश ने कहा तो अरुणा ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। ठीक है, तो फिर मैं पहले रायचंद जी को और उसके बाद राठौर परिवार में फोन करके बता देता हूँ और कल के लिए बुकिंग करा लेता हूँ। बाकी तैयारियां ऐसी कुछ खास सगाई में होनी नहीं है, कुछ शॉपिंग करनी है जो मैं और आप चलकर शिवांश और रूबी के साथ करके आ जाएंगे, ठाकुर साहब बोले। जैसा आप ठीक समझो ठाकुर साहब, अरुणा ने कहा। वहीं एक तरफ खड़ी रूबी भी उन लोगों की बातें सुन रही थी। अरुणा ने रूबी की तरफ देखा तो उसके पास आई और उसके गाल से हाथ लगाया। तुम खुश हो ना बेटा इस रिश्ते से? तुम्हें तुम्हारे मन में कोई बात तो नहीं है? सब इतनी जल्दी हो रही है, इस बात के लिए तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? अरुणा ने कहा। जो आपको पापा को ठीक लगे मम्मी वैसा कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और आप जानती हो मुझे, मैं आपके विरुद्ध ना कभी गई हूं और न जाऊंगी, रूबी बोली तो अरुणा ने उसे गले लगा लिया। हमेशा तुम्हारे पापा से दूर रखा तुम्हें तो एक डर था मन में कि पता नहीं मैं तुम्हें अच्छे संस्कार दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, इसलिए तुम पर सबसे ज्यादा सख्त रही, हर बात के लिए रोक टोक की, तुम्हें पहनने के लिए, घूमने के लिए, कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्रता नहीं दी। बेटा तुमने मेरा हमेशा मान रखा और आज भी तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, अरुणा बोली तो रूबी के चेहरे पर संतोष आ गया। और आज मुझे महसूस होता है कि मैंने जो चाहती थी वह संस्कार तुम्हें दिए हैं। बस एक बात और कहना चाहूंगी, अरुणा बोली तो रूबी ने उनकी तरफ देखा। बेटा लड़की दोनों घरों की इज्जत होती है, लड़की का व्यवहार दोनों घरों की इज्जत के साथ जुड़ा होता है। तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे मायके की इज्जत उठाता है और तुम्हारे मायके में मैं तुम्हारे खुशी तुम्हारी ससुराल की इज्जत को बढ़ाती है। तुमसे यही कहना चाहूंगी कि अब तक सब कुछ तुमने भले मेरे हिसाब से किया हो, पर अब अपने ससुराल के हिसाब से करना। अब वो तुम्हारा अपना परिवार है और हम अलग, अरुणा ने कहा। अपनी माँ की एक बात का कभी अनुसरण नहीं करना, जो मैंने किया वो कभी मत करना। हमेशा अपने ससुराल का और अपने पति का सम्मान सबसे ऊंचा रखना, उनका हर कदम पर साथ देना। यहां पर तुम्हें बिल्कुल भी अपनी मां को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे पापा का विश्वास नहीं किया, उन्हें छोड़कर चली गई, उनका साथ नहीं दिया, तो जिसके कारण तुम्हें अपने पिता के प्यार से दूर जाना पड़ा और मैं इनसे दूर रही। तुमसे यही कहूंगी कि इस घटना से सीख लेना और अपने परिवार को समझने की कोशिश करना, उनकी नाराजगी, उनकी इच्छा, उनकी पसंद
बेटा, परिवार को बांधने की कोशिश करना और हमेशा कोशिश में रहना कि तुम्हारे घर में कोई दुखी ना हो, अरुणा ने कहा। मम्मी, आपके पापा के बीच जो कुछ भी रहा है, जो भी परिस्थिति रही हो मम्मी, पर मुझे आपसे ना कभी कोई शिकायत थी ना कभी शिकायत होगी। आप एक बेहतरीन माँ हो और आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया, हमेशा मुझे समझाया। हाँ ठीक है, आपकी सख्ती से कभी कभी नाराजगी होती थी, पर मैं जानती हूँ आपकी सख्ती में मेरा भला ही छिपा होता था। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी कभी भी आपका पापा का और इस घर का मान रखेगी। कुछ भी हो जाए, जब तक मेरे हाथ में होगा मैं चीजों को संभालने की कोशिश करूंगी और उन्हें बिखरने नहीं दूंगी, रूबी ने कहा। तो विक्रांत, जो कि वहां खड़े सुन रहे थे, उन्होंने भी आकर रूबी के सर पर हाथ रख दिया। और सबको संभालने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना आत्मसम्मान खो कर रहो। मैं जानता हूं रायचंद के घर में तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा और बहुत ही सम्मान भी, और फिर भी अगर कभी कोई बात हो तो यह घर तुम्हारा अपना है। हम तुम्हारे माँ बाप है। यहाँ पर तुम किसी भी समय आकर अपने मन की बात कह सकती हो। इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे और हर समय हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इसलिए बेटा, सबको संभालना, सबको समझना, पर सहनशक्ति की एक सीमा होती है और अपना आत्मसम्मान खोकर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठाकुर साहब बोले तो रूबी ने गर्दन हिला दी। आइए अरुणा, हम बात करते हैं सबसे फोन पर, विक्रांत बोले तो अरुणा उनके साथ चली गई। शिवांश खड़ा खड़ा रूबी को ही देख रहा था। रूबी ने उसकी तरफ देखा तो उसने मुंह बना दिया। बदले में रूबी ने आंखें छोटी की तो शिवांश उसके पास आया। फाइनली मम्मी और पापा के प्यार पर अकेले मेरा हक होगा और इस पूरे घर पर भी, शिवांश ने कहा तो रूबी उसके गले लग गई। भैया, यह सारे पुराने डायलॉग हैं और इन्हें बोलकर आप मुझे सेंटी नहीं कर सकते। मैं जानती हूं आपको कि भले आपका कहीं भी हक बना रहे, पर जिस दिन मैंने आपसे कहा कि मुझे चाहिए, आप बिना सवाल किए मुझे सौंप दोगे। रूबी बोली तो शशांक की आंखें नम हो गई। उसने रूबी की पीठ पर हाथ रखा और होले से थपका। इतने सालों बाद तो जाकर परिवार पूरा हुआ था। मम्मी, पापा, मैं और तुम, हम एक साथ हुए थे। इस घर में खुशियां आई थी। इतनी जल्दी तेरी विदाई का समय भी आ गया। मैं तो मना भी नहीं कर सकता पापा से, क्योंकि इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। पर रूबी, सच कह रहा हूं, खुशी से ज्यादा मुझे दुख है कि तू चली जाएगी और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा, शिवांश ने कहा। आप अकेले नहीं होगे भैया, मम्मी और पापा है ना यहाँ। और फिर जल्दी से मेरे लिए एक अच्छी सी भाभी ढूंढ लाइए, फिर यह परिवार पूरा हो जाएगा। और मैं कौन सा दूर जा रही हूं, गाजियाबाद से दिल्ली पास तो है, और आप और पापा का रोज दिल्ली भी आना जाना होता है, तो बस मुझसे रोज मिलते रहना। और फिर जैसा कि आपने और पापा ने कहा, इस घर पर हमेशा मेरा हक है, तो जब मेरी मर्जी होगी अपना बैग उठाऊंगी और चली आऊंगी यहाँ पर अपने भाई पर रौब झाड़ने, रूबी ने कहा। तो शिवांश नम आंखों के साथ मुस्करा उठा। हाँ रूबी, मैं भी यही बात कह रहा हूँ, इस घर पर तेरा हमेशा हक रहेगा। तेरा भाई हर समय तेरे लिए खड़ा होगा, तेरी खुशी के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा रूबी। भले हम बचपन से साथ नहीं रहे हो, भले हम दोनों की माँ अलग हूं, पर तुझे हमेशा अपनी सगी बहन माना है मैंने, और तेरे लिए हर फर्ज निभाऊंगा। शिवा बोला। हमारी सिर्फ एक ही माँ है अरुणा ठाकुर, और एक पापा है विक्रांत ठाकुर। इसलिए अपने मन में कुछ भी मत रखिए भैया। और रही बात अधिकार की, तो आप पर मेरा अधिकार हमेशा से था और हमेशा रहेगा, रूबी ने कहा। और उसके बाद वो दोनों भी हॉल की तरफ चल दिए, जहां पर अरुणा और विक्रांत बैठे सबसे फोन पर बात कर रहे थे। नंदिता अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। सॉरी नंदू, आज घर नहीं आ रहा हूं, कल शाम तक आ जाऊंगा डॉट। नंदिता ने मैसेज पढ़ा और ओके भेज दिया। कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब नहीं है तो घर में बाकी लोग हैं, उनसे बात करती हूं, पर यूं अब ज्यादा दिन तक तो इस बात को नहीं छुपा सकती मैं, नंदिता खुद से ही बोली। और फ्रेश होकर नीचे नीचे आकर देखा तो सब लोगों के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। नंदिता को देखकर संध्या उसके पास आई और प्लेट से मिठाई लेकर उसका मुंह मीठा कराया। नंदू ने नासमझी से उसे देखा। बधाई हो, रूबी की शादी तय हो गई है डॉट। कल उसकी सगाई है और 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकला है। और पता है रिश्ता कहाँ तय हुआ है, संध्या ने कहा। तो नंदिता मुस्कुरा उठी। उसे नहीं पता होगा, उसकी बेस्ट फ्रेंड के भाई के साथ ही तो रिश्ता तय हुआ है। जैसे ही शोभना ने कहा, संध्या के साथ साथ रूपाली, सिम्मी और मिताली भी मुस्करा उठे।
तो वही दरवाजे से अंदर आते हुए अर्नव के पैर ठिठक गए। वाकई में रिश्ता जब जुड़ना होता है तो कैसे जुड़ता है? बताओ। नंदिता की फ्रेंड नेहा शशांक की बहन निकली और शशांक के साथ रूबी का रिश्ता तय कर दिया है। आज ठाकुर साहब ने, दुनिया कितनी छोटी है। ऐसा लगता है जैसे सब यहीं कहीं आसपास ही है। शोभना बोली। हाँ, और हम तुम्हारे कमरे में ही आने वाले थे ये खुशखबरी देने के लिए। अच्छा हुआ तुम खुद ही नीचे आ गई। संध्या ने नंदू के कंधे पर हाथ रखकर कहा। चलो फिर तैयारी कर लो। बहुत तैयारियां करनी है हमें भी। एक तो 15 दिन का समय ज्यादा होता नहीं है तो तुरंत निकल जाएगा और फिर सगाई तो कल ही है। हालांकि हमें कुछ ज्यादा सगाई के लिए तैयारी नहीं करनी पर फिर भी कुछ तो गिफ्ट्स लेने होंगे। फल मिठाई अभी लेनी होंगी। अब भांजी की शादी है तो कोई कसर नहीं रख सकते ना हम, रूपाली ने कहा। हाँ रूपाली, तुमने बिल्कुल सही कहा। कल ही मैं और तुम चलते हैं मार्केट, सारी तैयारियां करने और शॉपिंग करने। बाकी इन लोगों को भी बता ही दिया है मैंने फोन करके। घर आते ही होंगे दोनों लोग, संध्या बोली। तभी रूपाली की नजर दरवाजे पर खड़े अर्नव और निमेश पर गई। मां। अर्नव सबकी बातें सुनकर शोकड़ था। उसने नहीं सोचा था कि जिंदगी इस तरीके से नेहा को सामने लाएगी। नेहा से उसने नाम बदलकर दोस्ती की। वह नेहा इतनी करीबी निकल आई एक तरफ और नंदिता की दोस्त दूसरी तरह। वह रूबी की ननंद बनने वाली थी। अर्नव कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह अंदर आया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अब तो भगवान ही मालिक है, जो होना होगा सो होगा, पर किया भी क्या जा सकता है। अर्नव सोच रहा था पर पहले ही वो परेशान था, अब और ज्यादा बेचैन हो गया। निमेश अंदर आया और सबके पास बैठ गया। अच्छा निमेश बेटा, तुमने सुना रूबी का रिश्ता तय हो गया है? रूपाली बोली। जी मम्मी, सुना मैंने और मैं बहुत खुश हूं। मैं पर्सनली शशांक को जानता हूं। बहुत ही अच्छा लड़का है और फिर हमारी रूबी तो है ही लाखों में एक, निमेश बोला। चलो अच्छा है, अब तैयारी कर लो तुम भी, आखिर बहन की शादी है तो बहुत सारी जिम्मेदारी होगी, रूपाली बोली। पर एक प्रॉब्लम है मम्मी, निमेश ने कहा। क्या? संध्या और रूपाली एक साथ बोली। मुझे एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई जाना है और मैं सोच रहा था कि सिमरन को भी साथ ले जाऊं, वैसे भी हम लोग गए नहीं है कहीं, निमेश ने कहा। अरे यह तो बहुत अच्छा विचार है, शोभना ने कहा। पर कल रूबी की एंगेजमेंट है और मुझे कल सुबह ही निकलना होगा, निमेश बोला। हाँ तो कोई बात नहीं है। रिंग सेरेमनी में नहीं रह पाओगे तो शादी में तो आ ही जाओगे ना, और फिर तुम दोनों भी तो अभी तक घूमने नहीं गए हो। मौका अच्छा है, ले जाओ सिम्मी को साथ में, तुम्हें तो जाना ही है ना, रूपाली ने कहा। हाँ बेटा, रूपाली बिल्कुल सही कह रही है, और अभी रिंग सेरेमनी है। पूरा परिवार तो जा ही रहे हैं, तुम नहीं जा पाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और फिर आनंद भी कल आ जाएगा, और अभी तो सिर्फ रिंग सेरेमनी है। शादी तक तुम लोगों को वापस आ जाना है, संध्या ने निमेश को समझाया। जी बड़ी माँ, निमेश बोला और अपने कमरे में चला गया। सब रूबी की शादी की तैयारियों की बातें करने लगे। नंदिता, जो कि उन्हें अपनी तबीयत के बारे में बताने आई थी, वह उनकी खुशी देखकर बता नहीं पाई, और फिर डिनर के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले। नंदिता अपने कमरे में बेचैनी से करवटें बदल रही थी। कानों में डॉक्टर की कही बातें गूंज रही थी और आंखें बार बार भर आ रही थी। नंदिता ने अपने पेट पर हाथ रखा। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे साथ। मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, पर इतना जानती हूं कि तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी मां को अगर जान भी देनी पड़े तो देगी, पर तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगी, नंदिता ने खुद से ही कहा, और फिर सामने लगी अपनी और आनंद की तस्वीर को देखने लगी। मेरी तबीयत और प्रेगनेंसी की सच्चाई जानकर पता नहीं आप कैसे बात करोगे डॉक्टर साहब। शायद आप भी वही कहोगे जो उस डॉक्टर ने कहा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बच्चे पर आपका हक है तो मेरा भी हक है, और इसका डिसीजन मैं केवल अकेले आपको नहीं लेने दूंगी, नंदिता ने मन ही मन सोचा और अपनी आंखें बंद कर ली। प्लीज जल्दी आ जाइए न आनंद, आपकी बहुत याद आ रही है, नंदिता खुद से ही बोली। तो वही एक अजीब सी बेचैनी आनंद को भी सेमिनार में महसूस हुई, और उसने अपनी टाई नोट ढीली की और हॉल के बाहर गार्डन में आ गया। पता नहीं दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है।
नंदू ठीक तो होगी ना और घर में सब ठीक होंगे, आनंद खुद से ही बोला। हालांकि कुछ प्रॉब्लम होती तो मुझे कोई न कोई बता देता। मैं कॉल करूं क्या? आनंद में अपना फोन निकाल कर देखा। 11 बज गए हैं। सो गई होगी वह, क्यों बेवजह परेशान करना। बहुत परेशान रहती है वह आजकल नेहा को लेकर, आनंद खुद से ही बोला। मुझे तो यह नेहा का मसला समझ में नहीं आता। इतना भी क्या हो गया जो नेहा ने सुसाइड करने की कोशिश की? और नंदिता हर बात पर उसके इस तरीके से यकीन करती है जैसे नेहा जैसा सच्चा कोई है ही नहीं। जरूरी तो नहीं कि गलती सिर्फ उस लड़के की हो सकता है नेहा को कोई गलतफहमी हो गई हो सकता है नेहा ने ही जल्दबाजी कर दी हो और वह लड़का वाकई में सीरियस नहीं हो और नेहा को यूं ही लगा हो कि वह उसे प्यार करता है। पता नहीं लड़कियां इतनी जल्दी क्यों करती है। नेहा के कारण नंदू इतनी परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कैसे उसका स्ट्रेस कम करूं। कल शाम को घर जा ही रहा हूं, घर पर देखता हूं नंदू और नेहा का मसला भी, और वैसे भी मम्मी का मैसेज आया था कि रूबी की शादी तय हो गई है। अगर वहां से जल्दी फ्री हो गया तो रूबी की रिंग सेरेमनी में भी चला जाऊंगा नंदू को लेकर। थोड़ा सा टाइम है नंदू के साथ भी बिताऊंगा, वैसे भी पिछले कुछ दिनों से इतना ज्यादा हम बिजी दोनों की एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा। नंदिता भी इस बात को महसूस कर रही है और मैं भी। आनंद ने गहरी सांस ली, तभी अंदर से उसे किसी ने आवाज लगाई तो वह वापस सेमिनार हॉल के अंदर चला गया। अर्नव अपने कमरे में बेचैनी से घूम रहा था। उस समय उसके दिल और दिमाग में जंग चल रही थी और वह सही निर्णय नहीं ले पा रहा था। पता नहीं था ऐसा होगा। चीजें इतनी उलझती जा रही है। मैंने सोचा था कि शायद नेहा को कोई नहीं जानता होगा और मैं भी उससे अलग नाम लेकर मिला था, पर यह तो इतनी नजदीकी निकल आई। नंदिता भाभी की दोस्त है, शशांक की बहन है और अब रूबी की ननद भी बन जाएगी। कब तक छुपा रहूंगा मैं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कारण रूबी और शशांक का रिश्ता टूट जाए, अर्नव खुद से ही बोला। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक बार शादी हो जाए उसके बाद सब पता चलता है तो चल जाए। मैं भी अपना पक्ष रख दूंगा, पर अभी मुझे नहीं जाना है। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो वह जरूर बता देगी और मेरे कारण रूबी का रिश्ता टूट जाएगा। अर्नव बोला। यही ठीक रहेगा, मैं कल रूबी की रिंग सेरेमनी में नहीं जाऊंगा, अर्नव ने कहा और फिर बिस्तर पर जा गिरा, पर दिल की बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और अर्नव बेवकूफ को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस बेचैनी का कारण क्या है। जिसे वह सिर्फ एक नॉर्मल दोस्ती या अपनी गलती का नाम ले रहा था, वह इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ये प्यार है। वह नेहा से प्यार करने लगा है, यह बात अर्नव नहीं समझ पा रहा था। वो नेहा को चाहने लगा है, उसे ना ही इस बात का एहसास था और न इस बात को एक्सेप्ट करना चाहता था। उधर निवेश के कमरे में निमेश भी सोफे पर बैठा अर्नव, शशांक और नेहा के बारे में ही सोच रहा था। यह अर्नव भैया क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते नेहा को? वो अच्छी लड़की है। और अगर इन दोनों के बीच कोई बात नहीं है तो भी बताने में क्या हर्ज है? लोगों के बीच ब्रेकअप होना कोई बड़ी बात तो नहीं है आज के समय में, पर इस तरीके से छिपाने से चीजों को बहुत उलझा रहे हैं वो। अब नेहा सिर्फ नंदिता भाभी के दोस्त नहीं बल्कि रूबी की होने वाली ननद भी है और शशांक की बहन भी। पता नहीं आगे क्या होगा, पर मुझे लगता है कल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। काश कि मैं कल यहाँ होता, पर अब कॉन्फ्रेंस भी जरूरी है तो मुझे जाना होगा। आई होप कि कल शायद सबके सामने अर्नव भैया और नेहा सच आ जाए, निमेश खुद से ही बोला कि तभी सिमरन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उधर विक्रांत का घर, डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। रूबी भी अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करने के बाद उसने शशांक को कॉल लगाया। हेलो, शशांक की आवाज आई तो रूबी के दिल में एक सुकून उतर गया। सो तो नहीं गए थे आप शशांक? रूबी ने कहा। नहीं, मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था, शशांक बोला। क्यों, पर मैंने तो नहीं कहा था कि मैं आपको कॉल करूंगी, रूबी ने मासूमियत से कहा। पर मैंने तो तुमसे कहा था ना कि जब भी तुम्हारे घर में कोई डिसीजन हो जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। हालांकि अंकल ने पापा को सब बता दिया है, पर फिर भी मुझे पता था कि तुम मुझे फोन करके जरूर बताओगी कि क्या डिसाइड हुआ है, शशांक बोला तो रूबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब पापा ने बता ही दिया है तो आपको तो सब पता चल ही गया ना, तो अब मेरे कुछ भी कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है, रूबी ने धीमे से कहा। किसी को पड़े ना पड़े मुझे फर्क पड़ता है। तुम बताओ ना प्लीज क्या बात है?
शशांक ने कहा। पंडित जी ने कल का मुहूर्त हमारी सगाई के लिए निकाला है और 15 दिन हमारी शादी के लिए, रूबी बोली। तुम तैयार हो इतनी जल्दी शादी के लिए? शशांक ने कहा। वह पंडित जी कह रहे थे कि उसके बाद 2 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है, रूबी बोली। ठीक है, फिर तो इनकार की कोई वजह ही नहीं बचती है। अब तो तुम मना करोगी तब भी मैं शादी इसी मुहूर्त में करूंगा। 2 साल तक तुम्हारा वेट मैं नहीं कर सकता, शशांक ने कहा तो रूबी के गाल फिर से लाल हो गए और उसकी आवाज भी नहीं निकली। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? क्या तुम्हें जल्दी लग रहा है? मतलब तुम अभी रेडी नहीं हो रिश्ते के लिए? शशांक ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा, रूबी ने कहा। नहीं नहीं, जब तुम्हें लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तुम बेशक मुझे जवाब दे सकती हो और अपना पक्ष रख सकती हूं, इतना तो तुम मुझे जान ही गई हो ऑफिस में साथ रहते रहते कि मैं ऐसा नहीं हूं बेवजह किसी से नाराज हो या अपना रौब झाड़ू, शशांक ने कहा। शशांक जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूं, रूबी ने कहा। पर मुझे अभी तुम्हें जानना और बाकी है, शशांक गहरी आवाज में बोला। जी डॉट, रूबी ने कहा। मुझे तुम्हें और अच्छे से जानना और समझना है और इसके लिए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ना डॉट, शशांक बोला तक रूबी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। मैं तो रोज ही ऑफिस आती हूं। कल भी आऊंगी शायद, रूबी ने कहा। ठीक है, कल नहीं पर कल के बाद तो ऑफिस आओगे ही। ऑफिस के बाद मेरे साथ थोड़ी देर के लिए कॉफी डेट पर भी चलोगी, उसके बाद मैं तुम्हें खुद गाजियाबाद ड्रॉप कर दूंगा, टेंशन मत लेना और ड्राइवर का बोल देना, शशांक ने कहा। ठीक है, एक बार मम्मी से पूछ लूं, रूबी ने कहा। बेशक पूछ लो, तुम्हें जिससे पूछना है उससे पूछ कर बताओ, पर मुझे इतना पता है कि मुझे इनकार नहीं सुनना है। मुझे कल के बाद की शाम तुम्हारे साथ बिताना है और इनफैक्ट कल के बाद की क्या, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मुझे हर शाम तुम्हारे साथ बितानी है ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सके और हमारा रिश्ता खूबसूरती से आगे बढ़े। वैसे भी हमें बहुत ही कम टाइम मिला है एक दूसरे को जानने समझने के लिए और इस टाइम तो मैं यूं ही जाया नहीं होने दूंगा, शशांक बोला। ठीक है, मैं कल मम्मी से पूछकर आपको बता दूंगी, रूबी ने कहा। और अगर आंटी मना करें तो मेरी बात करवा देना, मैं उन्हें समझा दूंगा। अब हमारी शादी हो रही है तो इतना तो विश्वास तो होना ही चाहिए ना, शशांक ने कहा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है और यहाँ बात विश्वास की नहीं है, सिर्फ मर्यादा की है और मैं मम्मी से पूछ लूंगी। मुझे पता है कि वह कभी मना नहीं करेगी, पर पूछना मेरा फर्ज है, रूबी ने कहा। तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं होगी, तुम बिल्कुल उनसे पूछ लो और उनकी परमिशन हो उसके बाद ही मेरे साथ आना, पर मैं भी जानता हूं कि वह मना नहीं करेंगे, शशांक बोला। जी, रूबी बोली। ठीक है, तो तय रहा, फिर कल की रिंग सेरेमनी के बाद ऑफिस के बाद थोड़ा सा टाइम मेरे साथ बिताओगी और इस बारे में मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए, शशांक ने कहा तो रूबी के चेहरे पर क्यूट सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर तक दोनों यूं ही बातचीत करते रहे। अच्छा, अब रखती हूं, बहुत रात हो गई है, रूबी ने कहा। क्यों, मुझसे बात करके बोर हो रही हो क्या, शशांक बोला। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही, फिर सुबह ऑफिस भी तो जाना है और फिर थोड़ा लेट हो जाऊंगी उठने में तो फिर लिए देर से आ पाऊंगी, रूबी ने कहा। कल रिंग सेरेमनी है ना, तो चलो तुम्हें छुट्टी दी मैंने ऑफिस से डॉट, शशांक बोला तो रूबी एकदम खिलखिला उठी। क्या हुआ, छुट्टी नहीं चाहिए तो ठीक है, छुट्टी वापस करो और ऑफिस आना, बाकी काम करने की जरूरत नहीं है डॉट। पूरे टाइम मेरे साथ मेरे केबिन में मेरी आंखों के सामने बैठे रहना, शशांक बोला। आप इस तरह की बातें भी करते होंगे, मैंने सोचा ही नहीं था, रूबी ने एकदम से कहा डॉट। और क्यों नहीं सोचा था, शशांक बोला तो रूबी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तक तुम मेरे ऑफिस में सिर्फ एक इंटर्न थी और इंटर्न के साथ तो कोई ऐसी बात नहीं करेगा ना, पर अब तुम मेरी होने वाली वाइफ हो तो तुम्हारे साथ तो इस तरह की बातें करूंगा ना, और अगर ऐसा नहीं करूंगा ना तो तुम ही को लगेगा कि तुम्हारा हस्बैंड कितना बोरिंग है और मुझे रोमांस तो आता ही नहीं, और भी मैं इतनी बड़ी बदनामी का धब्बा अपने माथे पर नहीं सहन कर सकता, समझी, शशांक बोला तो रूबी के पास कोई जवाब नहीं बचा। अच्छा ठीक है, तो अब मैं रखूं, रूबी ने कहा। ठीक है, चलो, गुड नाइट, टेक केयर, और हाँ, मुझे शिद्दत से मिस करना ताकि कल मिलने की जल्दी हो, शशांक बोला और कॉल कट कर दिया।
रूबी ने फोन टेबल पर रखा और बिस्तर पर लेट गई। शशांक की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, जो रूबी को एक अलग ही तरीके के एहसास से रूबरू करा रही थी। वाकई में कभी सोचा नहीं था कि यह इस तरह के भी होंगे। ऑफिस में कितने शांत और सीरियस रहते हैं, और अभी देखो शादी तय हुई नहीं कि इनका बातचीत करने का तरीका ही बदल गया। रूबी खुद से ही बोली और आंखें बंद कर ली। शशांक ने भी फोन टेबल पर रखा और बिस्तर पर जा गिरा। इतनी जल्दी रूबी के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाऊंगा और इस तरीके से खुल जाऊंगा मैंने सोचा ही नहीं था। उससे बात करने में कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी अनजान से बात कर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है। शायद इसे ही कहते हैं दिल से दिल का रिश्ता। जब से रिश्ता जुड़ा है तब से अलग ही एहसास होने लगे हैं, और रूबी के लिए फीलिंग भी अलग है। रूबी के साथ रिश्ता क्या बदला, उसके साथ फीलिंग्स भी बदल गई है। उससे बात करना अलग ही खुशी दे रहा है मुझे, शायद यह रिश्ते का ही असर है। अब तो बस मुझे इंतजार है कल का, जब रिंग सेरेमनी होगी और वो ऑफिशियली मेरी फियांसे बन जाएगी, और 15 दिन बाद मेरी वाइफ बनकर इस घर और इस कमरे में आ जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में खुशियां लेकर। और मैं भी उसे बहुत खुश रखूंगा, किसी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगा। 3 ही तो लोग हैं मेरी जिंदगी में, पापा, नेहा और रूबी, और इन तीनों की खुशियां सबसे पहले और सबसे आगे है मेरे लिए, शशांक ने खुद से ही कहा और उठकर नेहा के कमरे में आया। नेहा, शशांक ने आवाज लगाई। जी भैया, नेहा बोली तो शशांक कमरे में आया। तबीयत ठीक है तेरी? शशांक ने नेहा के सिर पर हाथ रखा। जी भैया मैं ठीक हूं, आप चिंता मत कीजिए, नेहा बोली। कोई भी बात, कोई भी परेशानी हो मुझे बेझिझक बोल सकती हो, शशांक ने कहा। जी भैया, अब आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी और हर निर्णय आपसे पूछकर ही करूंगी, नेहा बोली तो शशांक अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह की फ्लाइट से सिमरन और निमिष मुंबई निकल गए। अगला दिन तीनों परिवारों के लिए बहुत ही हेक्टिक था। विक्रांत के परिवार में सगाई की तैयारियां और शॉपिंग चल रही थी। शाम को उन्हें होटल जाना था जहां पर रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम रखा गया था। तो वहीं शशांक के घर पर भी जबरदस्त तैयारियां हो रही थी। मिस्टर रायचंद अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखना चाहते थे। वो मार्केट नेहा को अपने साथ नहीं लेकर गए थे क्योंकि नेहा की तबीयत अभी ठीक नहीं लगी थी। आनंद के घर में भी संध्या और रूपाली ने मिलकर शॉपिंग, गिफ्ट वगैरह खरीद लिए थे और फिर शाम के प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार होने लगे। सूरज और अमृत रेडी हो चुके थे और घर के बाकी लोग भी तैयार हो गए थे। घर में माला और नंदिता ही इस समय पर रुकने वाली थी क्योंकि नंदू आनंद के आने के बाद उसके साथ जाना चाहती थी। संध्या ने अर्नव को कॉल लगाया। जी मम्मी, अर्नव की आवाज आई। बेटा कितनी देर में आ रहे हो? हम लोगों को सगाई में चलना है, संध्या ने कहा। मम्मी मुझे आने में लेट हो जाएगा, एक जरूरी मीटिंग है, आप लोग एक काम करो, आप लोग निकल जाओ, मैं फ्री होकर वहीं से ज्वाइन कर लूंगा, अर्नव ने बहाना मार दिया। तुम चाहो तो घर भी आ सकते हो, अभी घर पर नंदिता है, क्योंकि आनंद भी हॉस्पिटल से आने वाला है तो नंदिता उसके साथ ही आएगी, संध्या बोली। ठीक है मम्मी, मैं घर आ जाऊंगा और बाद में आ जाऊंगा, अर्नव ने कहा और कॉल कट कर दिया। सब लोग निकलने की तैयारी करने लगे। विक्रांत के घर से भी सब लोग पार्टी हॉल के लिए निकल गए थे। शशांक और रायचंद जी तैयार हो गए थे और उन्होंने नेहा के कमरे में आकर देखा तो नेहा तैयार नहीं थी। क्या हुआ नेहा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? हमें निकलना होगा, शशांक ने कहा। भैया मेरा जाना जरूरी है क्या? मेरा मन नहीं कर रहा, मैं घर पर ही रुक सकती हूं क्या? नेहा कैसी बातें कर रही है? तेरे भाई की सगाई है और तू नहीं जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तू नहीं जाएगी तो मैं भी सगाई नहीं करूंगा, शशांक बोला। प्लीज भैया समझने की कोशिश कीजिए, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। सगाई की तो बात है, शादी के हर पल में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहूंगी, हाँ बोली। तभी उसका फोन बज उठा। फोन नंदिता का था। फोन देखते ही शशांक ने फोन उठा लिया। देखिए ना नंदिता दीदी, अब आप ही इसे समझाइए, यह कह रही है कि सगाई में नहीं जाएगी, ऐसे भी कोई करता है क्या?
आप प्लीज इसे समझाइए और नहीं तो आप एक काम कीजिए, मैं ड्राइवर भेज रहा हूं, आप यहां आकर बात कर लीजिए और इसे तैयार कर दीजिए। अगर यह नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा सगाई के लिए, शशांक ने कहा। ठीक है भैया, मैं आती हूं, नंदिता ने कहा और कॉल कट कर दिया। आपने नंदू को कॉल क्यों किया भैया? मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं है, नेहा बोली। ठीक है, अब नंदिता दीदी आएगी, वही तुम्हें समझाएगी। वैसे भी मैंने देखा है, तुम सिर्फ और सिर्फ उनकी बात ही सुनती और समझती हो, शशांक बोला और फिर अपने कमरे में चला गया। नंदू ने आनंद को कॉल लगाया। 1 घंटे में पहुंच रहा हूं नंदू, तुम रेडी रहना, हम दोनों साथ में चलेंगे रूबी की रिंग सेरेमनी में, आनंद ने कहा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप आ जाइए, तब तक मैं थोड़ी देर के लिए नेहा से मिलने जा रही हूं। आप आओगे तब तक मैं घर वापस आ जाऊंगी, नंदू बोली। ठीक है, आराम से जाओ, आनंद ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। नंदू ने संध्या की तरफ देखा। मम्मी आप लोग निकल जाइए, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, बस 5 मिनट के लिए नेहा के पास जा रही हूं। उससे थोड़ी बात करनी है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी और डॉक्टर साहब के साथ फंक्शन में पहुंच जाऊंगी, नंदिता ने कहा। ठीक है बेटा, हम लोग निकल रहे हैं। संध्या बोली और वह लोग निकल गए। नंदू अपनी गाड़ी से ड्राइवर के साथ नेहा से मिलने उसके घर चली गई। नंदिता और परिवार के बाकी लोगों के निकलते ही अर्नव आ गया और हॉल में बैठ गया। अर्नव भैया आप आ गए? सब लोग तो अभी अभी निकले हैं, आप भी निकल जाइए, माला ने कहा। माला बहुत थकान हो रही है, सिर भी दर्द कर रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा, तुम प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो, बाकी अगले प्रोग्राम में चला जाऊंगा, अर्नव ने कहा। तो माला ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर किचन में कॉफी बनाने लगी। नंदिता नेहा के घर पहुंच गई। शशांक और रायचंद जी तैयार होकर हॉल में ही बैठे थे। देखिए न, नंदिता दीदी नेहा चलने को तैयार ही नहीं है, शशांक परेशान होकर बोला। आप चिंता मत कीजिए भैया, और मुहूर्त हो रहा है, आप लोग निकलिए, मैं नेहा को समझाकर आपके ड्राइवर के साथ भेज दूंगी। आप गाड़ी और ड्राइवर को बोलकर और एक गाड़ी छोड़कर जाइएगा, नंदू बोली। मैं उसे लेकर ही जाऊंगा, शशांक बोला। आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना, मैं उसे भेज दूंगी। वह आ जाएगी, आप लोग लेट मत कीजिए, क्योंकि फूफा जी और उनका पूरा परिवार पहुंच चुका है। मेरे परिवार से भी सब लोग निकल चुके हैं, अब आप लोग देर करोगे तो सही नहीं होगा। जब तक आप जाकर बाकी लोगों से मिलिए तब तक मैं नेहा को ड्राइवर के साथ भेज दूंगी, नंदिता बोली। तो शशांक ने रायचंद जी की तरह देखा। वह ठीक कह रही है, वह नेहा को समझाकर भेज देगी, तब तक हम दोनों चलते हैं। अच्छा नहीं लगता है कि सारे गेस्ट आ जाएं और हम लोग ही ना पहुंचे, रायचंद जी बोले। तो शशांक उनके साथ निकल गया। नंदिता नेहा के कमरे में आई तो देखा नेहा तैयार नहीं है। नंदिता ने उसके लिए ड्रेस निकाली और उसे पकड़ा दी। जा जल्दी से चेंज करके आ, नंदिता बोली। तो नेहा चुपचाप जाकर ड्रेस चेंज करके आ गई और बेड पर बैठ गई। क्या है नेहा, इस तरीके का बिहेवियर ठीक नहीं। क्यों भूल जाती है कि शशांक भाई तेरे लिए कितना सोचते हैं? आज शशांक भाई की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, उस तरीके से करेगी तो उन्हें तकलीफ होगी ना, नंदू ने समझाया। मेरा मन नहीं कर रहा है, तू भी तो समझने की कोशिश कर। भैया को भी समझना चाहिए ना, मेरा मन नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, नेहा ने कहा। और क्यों नहीं है तेरा मन? तू इतने दिनों से अपने भाई के लिए परेशान थी, किस्मत से तुझे तेरा भाई मिल गया है, तो उसकी खुशी में शामिल होने में तुझे क्यों परहेज है, नंदिता ने कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, भाई बेवजह की जिद कर रहे हैं, मेरा मन नहीं है तो नहीं जा रही। हर बात का इश्यू बनाने की क्या जरूरत है, नेहा बोली। बात इश्यू की नहीं है, तू खुद भी तो परेशान थी अपने भाई के लिए, और आज जब भाई मिल गए हैं तो तू उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो रही है। तू सोच, तेरे बिना उनकी खुशियां पूरी होंगी? उन्हें बुरा तो लगेगा ना, नीता ने कहा। मेरा बिल्कुल मन नहीं है। भाई के लिए बहुत खुश हूं, फिर भी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, नेहा बोली। और इसका क्या कारण है, तू मुझसे कुछ छुपा रही है क्या, नंदिता बोली। तो नेहा नजरें चुराने लगी। नंदिता ने उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया। नेहा ने आंखें बड़ी करके नंदिता की तरफ देखा।
तुझे मेरी कसम नेहा। मुझे सच सच बता, तुझे पता है ना कि आर्यन कौन है? नंदिता बोली तो नेहा ने नजरें झुका ली। नजर मत चुरा मुझसे, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर। तू अगर मुझे सच नहीं बताएगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। बता मुझे कि आर्यन कौन है, अर्नव है या निमेश? नंदिता ने जैसे ही कहा नेहा की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बिखर गए। तुझे किसी से डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। तू जब से मेरे घर से आई है तब से ही मुझे शक था, पर तू मुझे नहीं बता रही थी तो मैं समझ नहीं पा रही थी। पर अब जब तू रूबी और शशांक भैया की रिंग सेरेमनी में नहीं जाना चाहती तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। इसीलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि अर्नव का सामना नहीं करना चाहती, नंदू बोली। प्लीज नंदू, बात को इतना आगे मत खींच कि सब कुछ बिखर जाए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी के भी रिश्ते टूटे। तुम लोग अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं तुम लोगों को खुश देखकर ही खुश हूं। तुम और शशांक भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने कारण तुम लोगों की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती नहीं देख सकती, नेहा ने कहा। तू विश्वास रख, तेरे कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी लाइफ में। तुझे आज सच बताना ही होगा नया। तू अब मुझसे नहीं छुपा सकती, नंदिता ने कहा। नेहा उठ खड़ी हुई। प्लीज नंदू जाए, मुझे मजबूर मत कर, नेहा बोली। मैं जवाब सुने बिना नहीं जाऊंगी, नंदिता ने कहा। नेहा ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके सामने खड़ी हो गई। तुम क्यों नहीं समझ रही है नंदू, सच्चाई बहुत कुछ खराब कर देगी। नेहा ने कहा। अब जब इतना सच सामने आ गया है तो प्लीज नेहा मुझे पूरा सच बता, वरना तेरे यह बात छुपाने के कारण मुझे और ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, नंदू बोली। तू सही सोच रही है। आर्यन कोई और नहीं तेरा देवर है, अर्नव राठौर, जो मुझे आर्यन बनकर मिला। नेहा ने जैसे ही कहा नंदिता के पैरों तले जमीन खिसक गई और एक पल को उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने तुरंत ही टेबल को पकड़ लिया। नेहा ने उसे संभाला। मैंने कहा था ना, तू नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, नेहा बोली। तेरी दोस्त इतनी भी कमजोर नहीं है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूं, नंदिता ने कहा। मैंने कहा था ना, तू नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, नेहा बोली। तेरी दोस्त इतनी भी कमजोर नहीं है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूं, नंदिता ने कहा। अर्नव ही है वो नंदू, उसी ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे इमोशंस के साथ खेला। वह कहता रहता था कि वह राठौर ग्रुप में एक छोटा सा एम्प्लॉई है, मैनेजर, जबकि उस कंपनी के मालिक का बेटा था। मैं तो जानती ही नहीं थी, तभी तो उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। उसने अपना नाम तक गलत बताया और अब मुझे इतनी तकलीफ होती है इस बात की कि मैं क्या बताऊं। मैं किसी से कह नहीं सकती, बता नहीं सकती, क्योंकि भैया रूबी को पसंद करते हैं और यह बात जानकर उनका और रूबी का रिश्ता भी टूट सकता है। तुझे नहीं बता सकती थी। कोई तेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा और ना ही कोई मेरी बात पर विश्वास करेगा। और मैं नहीं चाहती कि तेरे और जीजू के बीच में कोई भी झगड़ा हो, इसलिए नहीं बता रही थी। नेहा की आंखों में आंसू भर आए। तूने अभी डॉक्टर साहब को जाना नहीं है, वह हमेशा मेरी बात का विश्वास करते हैं, कभी मुझे गलत नहीं समझते। और तू फिक्र मत कर, तुझे किसी से डरने की यह घबराने की जरूरत नहीं है। बेफिक्र होकर जा, पार्टी में जा, बाकी का अब मैं देख लूंगी, नंदू बोली तो नेहा ने नासमझी से उसे देखा। अर्नव को तो जवाब देना ही पड़ेगा और उससे जवाब में लेकर रहूंगी, नंदिता ने कहा। मैंने कहा ना कि मुझे अर्नव से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आगे बढ़ चुकी हूं, उसका मेरी लाइफ में अब कोई भी रोल नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, नेहा ने कहा। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है तो इग्नोर कर उसे। उसे एहसास दिला कि तू उसके बिना कितनी खुश है, अच्छे से जी रही है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उससे सवाल नहीं करूंगी। मैं सवाल जरूर करूंगी। तेरा तू देख ले, मैं अपने अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी, नंदू बोली। प्लीज नंदू, कुछ भी हो जाए तू जीजू से लड़ाई नहीं करेगी, नेहा ने कहा। तू चिंता मत कर, जो सही होगा वही करूंगी। अभी तू रेडी हो जा, ड्राइवर इंतजार कर रहा होगा, और अभी तू नहीं जाएगी तो भाई सगाई नहीं करेंगे। और तू चाहती है कि ऐसा हो, नंदू ने कहा तो नेहा ने ना में गर्दन हिला दी। ठीक है, तू जा, ड्राइवर नीचे वेट कर रहा है, नंदिता ने कहा तो नेहा जाने लगी। जाते जाते पलटकर देखा।
प्लीज नंदू ऐसा कुछ मत करना जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। मैं खुश हूं अर्नाव के बिना, नेहा बोली। नंदिता ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो नेहा आकर उसके गले लग गई और फिर तुरंत बाहर निकल गई। नंदू के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए थे। रिश्ता रहे या ना रहे पर सवाल तो होंगे और जवाब तो अब अर्नव को देना ही पड़ेगा। और मैं जानती हूं कि डॉक्टर साहब मेरा ही साथ देंगे। वह मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने सिमरन और निमेश का साथ दिया मुझे पूरा विश्वास है वह मेरा और नेहा का ही साथ देंगे और अर्नव को अपनी गलती माननी होगी। उसे माफ करना न करना नेहा का व्यक्तिगत मामला है पर अर्नव को इस बात का एहसास मैं करा कर रहूंगी कि उसने गलत किया। नंदिता ने मन ही मन सोच और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दी। नंदू के दिल में तूफान उठा हुआ था। अर्नव पर गुस्सा हद से ज्यादा था। तुम कैसे कर सकते हो अर्नव ऐसा? विश्वास नहीं होता कि तुम परिवार से इतने अलग होंगे, नंदू खुद से बोली और गहरी सांस ली। वो घर पहुंची तो माला हॉल में ही मिल गई। डॉक्टर साहब आए क्या? नंदू ने पूछा। आनंद भैया नहीं आए हैं, बस अर्नव भैया आए हैं, माला बोली। क्या अर्नव नहीं गया सगाई के फंक्शन में? नंदिता ने पूछा। नहीं, वह कह रहे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सिर दर्द कर रहा है तो वह नहीं जा रहे हैं, माला ने कहा। सिर दर्द तो करेगा ही, इतना बड़ा कांड जो करके बैठे हैं, अब किस मुंह से जाएंगे नेहा के सामने? नंदिता ने मन ही मन कहा और उसके कदम अर्नव के कमरे की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खुला हुआ था और नंदू ने नोक किया और अंदर दाखिल हो गई। भाभी आप यहां? आप मतलब फंक्शन में नहीं गए? कुछ काम था क्या मुझसे? अर्नव एकदम से नंदिता को देख हड़बड़ा गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोले। नंदिता ने उसे ध्यान से देखा। क्या हुआ भाभी? अर्नव ने पूछा। अगले ही पल नंदिता ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। अर्नव की आंखें लाल हो गई गुस्से और अपमान से और उसने नंदिता की तरफ घूर कर देखा। भाभी यह क्या बदतमीजी है? आप बड़ी हैं, आपकी रेस्पेक्ट करता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी लिमिट भूल जाएं, अर्नव ने नाराजगी से कहा। मुझे लिमिट बताने से पहले तुम्हें अपनी लिमिट पता है, नंदिता बोली। भाभी आपको मुझ पर इस तरीके से हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। इस तरीके से मुझ पर हाथ कभी पापा और मम्मी ने भी नहीं उठाया। आप होती कौन है इस तरीके से मेरे साथ बहव करने वाली? अर्नव ने गुस्से से कहा। अगर यह थप्पड़ तुम्हें मम्मी और पापा ने पहले मार दिया होता तो शायद आज मुझे तुम पर हाथ उठाने की नौबत नहीं आती। नंदिता को भी गुस्सा आ गया। पर हुआ क्या है? प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप मुझे क्लियर बताइए, अदरवाइज यहां से निकल जाइए इससे पहले कि मैं आपके साथ कोई बदतमीजी कर दूं, अर्नव बोला। अब और कितनी बदतमीजी और कितनी गलतियां करोगे? नंदिता ने कहा तो अर्नव ने नासमझी से उसे देख। अब और कितना मासूम बनने का नाटक करोगे? मेरी नेहा के साथ धोखा करते हुए भी यही मासूम सूरत बना रखी होगी ना? नंदिता बोली तो अर्नव को समझ आया कि नंदू क्यों नाराज है। भाभी लिसन प्लीज, इट्स जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, अर्नव बोला। PLZ डोंट ट्राई टू मेक मी फूल, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, नंदू नाराजगी से बोली। भाभी आप सिर्फ एक साइड देख रही हो। नेहा ने न जाने क्या क्या झूठ आपको बोल दिया और आप उसका विश्वास करके मुझे गलत बोल रही हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं। अब नहीं करता उससे प्यार तो नहीं करता, अर्नव बोला। प्यार नहीं करते थे तो उसे मना कर देते, उसके बेडरूम तक क्यों गए? नंदू का चेहरा लाल हो गया। उसी ने मुझे सिड्यूस किया, बहकाया मुझे क्योंकि वो खुद ये चाहती थी, अर्नव ने कहा। शट अप अर्नव, जस्ट शट अप, नंदू गुस्से से बोली और उसने दोबारा अर्नव को थप्पड़ मार दिया। नंदू स्टॉप इट, तभी पीछे से आनंद की आवाज आई तो अर्नव और नंदू ने पलटकर देखा। देखिए न भैया, भाभी को बेवजह ही इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, अर्नव आनंद के पास जाते हुए बोला। आनंद मेरी बात सुनिए, नंदू बोली। हो क्या गया है तुम दोनों को? ये इस तरह। नंदू क्यों तुमने? आनंद ने परेशान होकर कहा। वही तो मैं भाभी समझ लिहाज कर रहा हूं पर ये अपनी हद भूल गई है, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। आपके भाई आपके अर्नव पर, अर्नव बोला तो आनंद ने सवालिया नजरों से नंदू को देखा।
नंदू ने गहरी सांस ली। डॉक्टर साहब, अर्नव ही वो लड़का है जिसने नेहा को चीट किया। नंदू बोली तो आनंद ने अर्नव को देखा। भैया, ये सच है कि मेरी नेहा से दोस्ती थी, पर मैं उस प्यार नहीं करता। अब प्यार तो जबरदस्ती नहीं हो सकता ना। नेहा मुझे प्यार करने लगी, ये उसकी प्रॉब्लम है, पर मैंने कभी उसे नहीं कहा कुछ ऐसा। अर्नव बोला। पूछिए इसे आनंद कि अगर प्यार नहीं था तो उसके करीब क्यों गया, उसके साथ फिजिकल क्यों हुआ। नंदू ने हिम्मत कर सच्चाई बोल दी। ये क्या है अर्नव, आनंद ने सख्ती से कहा। भैया पूछिए इनसे, क्या मैंने रेप किया उसका, उसे लेकर गया कहीं। उल्टा उसने मुझे फोर्स किया और मैं बहक गया। उसका फ्लैट, उसकी मर्जी, तो ब्लेम मुझे क्यों, अर्नव बोला। लेकिन, नंदू ने कहना चाहा। वाह भाभी, आप तो सिर्फ एक ही पक्ष जानकर निर्णय लेने लगी और मुझे आकर ब्लेम कर रही है, मुझे गलत ठहरा रही है। आपको अपनी फ्रेंड पर इतना विश्वास है और मुझ पर बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रहा हूं ना, गलती मेरी नहीं। ठीक है, मेरी दोस्ती थी, पर मैं प्यार नहीं करता। वो भी मुझे प्यार करती है या नहीं करती है यह भी कौन जाने। इसलिए कि हम दोनों एक पल को करीब आए, वह इसका फायदा उठाकर जबरदस्ती मुझसे शादी करने के लिए यह सब बोल रही हो, अर्नव बोला। वो मेरी फ्रेंड है, मैं बचपन से जानती हूं वो झूठ नहीं बोलती, नंदू ने कहा। जिस तरह से आप नेहा पर विश्वास करती हो, ठीक उसी तरह मैं भाई हूं आनंद भैया का। आनंद भैया मुझे बचपन से जानते हैं। बताइए भैया, क्या आपका भाई ऐसा कर सकता है? मैं किसी लड़की को चीट कर सकता हूं? मैं मानता हूं मेरी नेहा के साथ दोस्ती थी और मुझे तो पता भी नहीं था कि नेहा भाभी की दोस्त है, अर्नव बोला। अगर तुम्हारे मन में कोई चोर नहीं था तो तुमने उसे अपना असली नाम क्यों नहीं बताया? झूठ बोलकर उससे दोस्ती की और फिर उसका फायदा उठाया, और जैसे ही तुम्हारा मतलब निकला तुमने दोस्ती खत्म कर ली, उसे मिलना बात करना सब बंद कर दिया, नंदिता ने कहा। भाभी, आप इस तरह से मुझे गलत ठहराओगी, मैंने सोचा नहीं था। आपके लिए आपकी फ्रेंड सब कुछ है और मैं कुछ नहीं। पर भैया मेरे साथ है, क्योंकि भैया जानते हैं कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकता। आप भले विश्वास न करो, पर भैया जानते हैं कि राठौर परिवार का बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। न भैया, आपको विश्वास है न मुझ पर, अर्नव ने कहा। अगर तुम्हारे मन में कोई चोर नहीं था तो तुमने उसे अपना असली नाम क्यों नहीं बताया? झूठ बोलकर उससे दोस्ती की और फिर उसका फायदा उठाया, और जैसे ही तुम्हारा मतलब निकला तुमने दोस्ती खत्म कर ली, उसे मिलना बात करना सब बंद कर दिया, नंदिता ने कहा। भाभी, आप इस तरह से मुझे गलत ठहराओगी, मैंने सोचा नहीं था। आपके लिए आपकी फ्रेंड सब कुछ है और मैं कुछ नहीं। पर भैया मेरे साथ है, क्योंकि भैया जानते हैं कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकता। आप भले विश्वास न करो, पर भैया जानते हैं कि राठौर परिवार का बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। न भैया, आपको विश्वास है न मुझ पर, अर्नव ने कहा। डॉक्टर साहब, नेहा झूठ नहीं बोल रही, नंदू बोली। उसका गला भर आया था और आंखें लाल हो गई। आनंद ने हैरान परेशान होकर नंदिता को देखा। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि अर्नव सही है या नंदिता। तो आपको क्या लगता है भैया कि मैं झूठ बोल रहा हूं? आपको भाभी की फ्रेंड पर अपने भाई से ज्यादा भरोसा है, अर्नव बोला। अर्नव, लेकिन अगर तुम सीरियस नहीं थे तो तुमको इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, आनंद ने नाराजगी से कहा। हाँ भैया, मैं मानता हूँ मुझसे एक गलती हुई, पर सच में भैया यकीन मानिए मैंने कभी किसी लड़की को चिट नहीं किया और न ही नेहा को। पर जब लड़की खुद ही रेडी हो तो कई बार लड़के कमजोर पड़ जाते हैं, और नेहा के बहकावे में मैं भी बहक गया। उसकी खुद की पहल ने मुझे कमजोर कर दिया, पर भैया मैंने उसे चीट नहीं किया और न जबरदस्ती की। नेहा को क्लियर था कि मैं शादी नहीं करूंगा, और जब वो वन नाइट स्टैंड के लिए रेडी थी तो अब बवाल क्यों? अर्नव, और कितना झूठ बोलोगे, कितना गिरोगे? नंदू गुस्से से बोली। नंदू प्लीज, सिर्फ एक का पक्ष मत लो, क्योंकि अगर अर्नव ने जबरदस्ती की होती तो नेहा कंप्लेन करती, पर ये दोनों की कंसेंट थी तो फिर अब शिकायत क्यों? आनंद बोला तो नंदू को एक झटका लगा। डॉक्टर साहब, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? नंदिता हैरानी और दुख के साथ बोली। तुम पर पूरा पूरा भरोसा है, पर नेहा पर नहीं।
नेहा तुम्हारी दोस्त है पर अर्नव मेरा भाई है और तुम सोच रही हो कि मैं अर्नव पर विश्वास न करके नेहा पर करूंगा। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो नंदू? आनंद बोला। नंदिता ने आंखें फाड़ के उसे देखा। बात अगर तुम्हारे और अर्नव के बीच की होती तो मैं दोनों की बात सुनता, पर तुम्हारी दोस्त से ज्यादा तो मैं विश्वास मेरे भाई का ही करूंगा ना डॉट। और मुझे भी यही लगता है कि अर्नव ने अकेले कोई गलती की है। जब नेहा ने खुद ही कंसेंट दिया तो अब इस तरीके से रोने धोने से और खुद को मासूम और दूसरे को गुनहगार साबित करने से क्या मिल जाएगा उसे? आनंद ने कहा। नंदिता की आंखें भर आई। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अर्नव आपका भाई है, नेहा भी मेरी बहन के जैसी है। हम लोगों ने एक माँ के पेट से जन्म नहीं लिया, पर हम दोनों का बचपन साथ में बीता है। हम दोनों साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं। जितना आप अर्नव को जानते हो उतना ही मैं नेहा आपको जानती हूं। इस बात का मुझे विश्वास है और मुझे पता है कि नेहा झूठ नहीं बोल रही है। अगर आपको लगता है कि आपका भाई सही है तो मुझे भी यकीन है कि मेरी बहन नेहा सही है, नंदिता ने कठोरता से कहा। भाभी, आपको भी उसने बेवकूफ बनाया है। आप उसे ठीक से समझ ही नहीं पाई। बहुत ही झूठी और मक्कार लड़की है। धूर्त है। अब जिस तरीके से उसने मुझे अपने जाल में फंसाया और मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, वैसे ही उसने आपको साथ भी किया होगा। आप तो भोली हो। आपको अपनी बातों में रो रो कर फंसा लिया और देख लो हमारे घर में ही लड़ाई करवा दी। हम सबके बीच में फुट डलवा दी, अर्नव ने कहा तो नंदू ने उसे घूर कर देखा। तुम प्लीज फालतू की बकवास मत करो। तुम्हारे भैया की आंखों पर तुम्हारे प्यार का चश्मा चढ़ा होगा, पर मुझे सब साफ साफ नजर आ रहा है और दुनिया में कोई भी कुछ भी कहे, मैं नहीं मान सकती कि गलती सिर्फ नेहा की है और तुम पूरी तरीके से मासूम हो। नंदिता गुस्से के साथ तेज आवाज में बोली। उन तीनों की आवाजें कमरे के बाहर भी जाने लगी थी तो माला भी आ गई, पर कमरे के बाहर ही रुककर सुनने लगी। नंदू, तुम अर्नव से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। वह मेरा छोटा भाई है, इस घर का बेटा। हाँ, मैं मानता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं और पूरा सम्मान करता हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी लिमिट और मर्यादा भूल जाओ। तुम्हारा मुझ पर अधिकार है हर तरह का, पर घर के बाकी सदस्यों पर यूं आरोप लगाना और मिसबिहेव करना गलत है। तुम्हें अर्नव से इस तरीके से बात करने का अधिकार नहीं है। आनंद ने नाराजगी से कहा। इसमें इतनी घटिया हरकत की है और फिर भी आप इसी का साइड ले रहे हैं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी डॉक्टर। नंदिता का गुस्सा तेज हो गया। मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूं, पर मैं सही कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि गलती सिर्फ अर्नव की हो, गलत नेहा भी हो सकती है। और जिस तरीके से तुम्हें नेहा पर विश्वास है, मुझे अर्नव पर विश्वास है। इन दोनों के बीच क्या हुआ, कैसे हुआ, वो न तुमने देखा है ना मैंने देखा है। हमने सिर्फ उन दोनों की बातें सुनी है, फिर तुम अर्नव को गलत कैसे ठहरा सकती हो? आनंद ने नंदू को समझाना चाहा। क्योंकि यह गलत है, गलती इसकी है। बात सिर्फ इतनी नहीं कि इसने एक रात बिताई, पर इसने हर कुछ गलत किया है। उसे झूठ बोला, उसके साथ नाम बदल के दोस्ती की, उसका विश्वास जीता, उसके करीब आया और एक रात बिताने के बाद उसका फोन तक उठाना बंद कर दिया। उससे बात करना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पाप था इसके मन में। प्लानिंग से फंसाया नेहा को इसने। अगर ऐसा ही था कि ये बस बह गया था तो उससे एक बार माफी मांग लेता, बोल देता कि मैं बह गया था उस रात, पर यह उसके साथ रात बिताने ही गया था। आपका भाई एक नंबर का लौंडियाबाज, लफंगा और अय्यास है। नंदिता ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। मुझ पर उंगली उठाने से पहले आप अपनी सहेली को देखिए भाभी। इतनी सती सावित्री है तो क्यों बुलाया था मुझे उस रात अपने घर पर? मैंने तो नहीं बुलाया था उसे। अगर मैंने उसे बहकाने की कोशिश की तो वह क्यों बहक गई? क्यों मेरे करीब आई और मुझे करीब आने दिया? क्यों नहीं मना कर दिया कि जब तक शादी नहीं कर लेता तब तक उसके करीब न आऊं? क्यों नहीं निकाल दिया मुझे अपने फ्लैट से? ये छोटे शहर की लड़कियां होती ही है ऐसी। दिल्ली जैसे शहर में आकर इनको सिर्फ पैसा दिखता है और पैसे वाला लड़का दिखा कि लगी उसे फांसने। अर्नव ने कहा तो नंदू और आनंद ने उसकी तरफ देखा। उसने मुझे नहीं रोका इसीलिए क्योंकि उसे खुद मेरे साथ रात बिताना थी। वह खुद ही चाहती थी वो सब।
और जो आप मुझसे कह रही हो ना अय्यास और लड़कीबाज, आपकी सहेली है, खुद अय्यास है, न जाने किस किस के साथ। अर्नव बोल ही रहा था कि नंदू ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर फिर से मार दिया। खबरदार, जो एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नंदिता बोली। नंदिता। आनंद ने भी एकदम से नंदिता के ऊपर हाथ उठा दिया पर अपना हाथ बीच में ही रोक लिया। उसका चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया था। तुमने सारी हद पार कर दी नंदिता। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने पहले भी अर्नव पर हाथ उठाया और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे भाई पर हाथ उठाया, आनंद बोला। नंदिता ने दर्द और गुस्से से लाल चेहरे से आनंद का उठा हाथ देखा तो दिल में एक तेज दर्द उठा। मेरे घर के लड़के ऐसे नहीं है। वो गलत नहीं कर सकते। हमारे संस्कार हमारी ताकत है और तुमने अर्नव पर आरोप लगाकर गलत किया। अर्नव मेरा भाई है और मुझे उस पर विश्वास है। वो कुछ गलत नहीं कर सकता। गलत तुम्हारी नेहा है, आनंद बोला। डॉक्टर साहब, आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे? अपने इस घटिया भाई को सही मान रहे हो? नंदिता तेज आवाज में बोली। खबरदार, जो एक और गलत बात या गलत शब्द अर्नव से कहा निकल जाओ इसी वक्त यहां से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नफरत हो रही है मुझे आज तुमसे। तुमने क्या माहौल खड़ा कर दिया है मेरे घर में? अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी तो मुझसे बात करनी थी ना इस तरीके से, आनंद ने कहा और जैसे ही सामने देखा नंदिता कमरे से निकल गई। अर्नव आनंद के गले लग गया और न जाने क्या क्या नंदू और नेहा के खिलाफ बोलता रहा। नंदिता कमरे में आकर एकदम से रोने लगी। कुछ देर बाद नंदू ने अपना एक छोटा सा बैग निकाला और उसमें 2 जोड़ी कपड़े रखे, अपना जरूरी सामान और डॉक्यूमेंट रखे। अपने पर्स से आनंद का दिए कार्ड्स निकाल के रख दिए बाहर और एक नज़र अपनी रिपोर्ट्स को देखा और फिर बैली से हाथ लगाया। आई एम सॉरी बच्चा, आज आपके पापा को सब कुछ बताना चाहा था मैंने पर अब सब खत्म। नंदू बोली और अपना बैग और पर्स उठाकर तुरंत बाहर निकल गई। नंदिता बहू नहीं, माला दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। आज नहीं माला आंटी प्लीज, नंदू बोली। सब के आने तक रुक जाओ, सब सही हो जाएगा, माला बोली। जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिस पर पूरा विश्वास था, जब वही नहीं मान रहा मुझे सच तो बाकी लोग क्या ही कुछ करेंगे। दुनिया का दस्तूर है, माला आंटी घुटने हमेशा पेट की तरफ ही झुकते हैं। और आज आनंद ने साबित कर दिया कि अर्नव उनका भाई है और ये उनका परिवार और मैं बाहर की, नंदिता बोली और माला के साइड से निकल गई। बाहर से उसने ऑटो लिया और दिवाकर के घर निकल गई। उसने दिवाकर को कॉल लगाया। हाँ नंदू बेटा, मैं बस तुमको फोन करने ही वाला था, अभी फोन हाथ में उठाया और तुम्हारा कॉल आ गया, दिवाकर बोले। जी भाई साहब, नंदू ने कहा तो दिवाकर उससे बात करने लगे। उधर वेन्यू पर सारे लोग पहुंच चुके थे। रूबी, विक्रांत, अरुणा और शिवांश के साथ पहुंच चुकी थी तो वही संध्या और सूरज भी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच चुके थे। निमेश और सिमन बाहर गए हुए थे इसलिए वो नहीं आए थे, तो वही अर्नव और आनंद आने वाले थे। रूबी की नज़र बार बार हॉल के दरवाजे की तरफ जा रही थी और उसे अब शशांक के आने का इंतजार था। रॉयल ब्लू कलर की उस खूबसूरत ड्रेस में रूबी खूबसूरत लग रही थी। शिवांश ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो रूबी ने शिवा की तरफ देखा। इतनी बेचैनी ठीक नहीं है बहना, वो लोग आने वाले होंगे, शिवांश ने रूबी को छेड़ते हुए कहा तो उनके चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। नहीं भैया, मैं उन लोगों का इंतजार नहीं कर रही थी, मैं तो देख रही थी कि कौन कौन आया, रूबी ने कहा। वह तो मुझे सब समझ में आ रहा है, पर अपने भाई को बुद्धू समझती है क्या? दिमाग थोड़ा तो है न मुझ में कि समझ सकूं कि मेरी बहन की आंखों को किसका इंतजार है, शिवांश ने कहा तो रूबी ने गर्दन झुका ली। थोड़ी ही देर में उन लोगों का इंतजार खत्म हुआ और दरवाजे से शशांक और मिस्टर रायचंद आते दिखाई दिए। रूबी के चेहरे पर गुलाबी रंगत बिखर गई। शशांक ने भी रूबी के मैचिंग 3 पीस सूट पहना हुआ था और इस समय बेहद आकर्षक लग रहा था। रायचंद जी और शशांक आकर सबसे मिले। सूरज और अमृत का परिवार भी पहले से ही परिचित था उनका, तो सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। तभी विक्रांत का ध्यान गया कि नेहा नहीं आई है। रायचंद जी, आपकी बेटी नेहा नहीं आई? विक्रांत ने पूछा। आ रही होगी अभी,
थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और वैसे भी लड़कियों को तैयार होने में समय भी लगता है, लेट हो रहे थे तो हम लोग निकल आए। वह बस पहुंचती ही होगी अभी ड्राइवर के साथ, रायचंद जी बोले। सबसे मिलने के बाद शशांक रूबी के पास आकर खड़ा हो गया। रूबी ने एक नज़र उसे देखा और वापस से नज़र झुका ली। उसके चेहरे पर शशांक को देखकर एक अलग ही मुस्कुराहट आ रही थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। रोज से एकदम अलग, शशांक ने कहा तो रूबी ने उसे देखा और फिर से नजरें झुका ली। क्या बात है, आज तो शर्मा भी रही है और वैसे ऑफिस में तो हमेशा मेरी आंखों में देखकर बात करती हो। शशांक बोला तो रूबी ने आंखें बड़ी पर उसे देखा। अगले ही पल मुस्कुराई और फिर बोली, तो आप ही ने तो कहा है कि ये ऑफिस नहीं है और अब हमारा रिश्ता भी बदल गया है, तो फिर थोड़ा बदलाव तो अब मेरे बिहेवियर में भी आएगा ना, रूबी ने कहा। बिल्कुल, मैं तो चाहता है कि बदलाव आए। आज तुम मुझे अपने दोस्त की तरह देखोगी, कल मंगेतर की तरह और होने वाले पति की तरह, और मैं भी यही चाहता हूं। शशांक ने धीमे से उसके कान की तरफ झुककर कहा तो रूबी के गालों पर सुर्खी छा गई। सब लोग एक दूसरे से मिलने और बातचीत में बिजी हो गए और साथ ही खाने पीने में भी लग जाए। शशांक और रूबी भी एक दूजे के साथ बातें करने लगे। थोड़ी देर में नेहा भी वहां आ पहुंची और उसने भी पार्टी ज्वाइन कर ली। सिस्टर रायचंद ने सबसे नेहा का परिचय कराया। आनंद, अर्नव और नंदिता कितनी देर में आने वाले हैं भाभी? वो क्या है, सगाई का मुहूर्त हो रहा है, अरुणा ने आकर संध्या से पूछा। तुम प्रोग्राम शुरू करवा दो ना, वह लोग आ जाएंगे। हो सकता है आनंद को हॉस्पिटल से आने में देर हो गई हो और इस समय दिल्ली का ट्रैफिक भी ज्यादा रहता है। सारे प्रोग्राम मुहूर्त पर ही होने चाहिए। वह लोग पहुंच जाएंगे और थोड़ा लेट भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, संध्या ने कहा। अरुणा और विक्रांत से सगाई का प्रोग्राम शुरू करवा दिया। नेहा वहां पर ही थी और सबको दिखाने के लिए हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, पर उसका दिल बेचैन था इस बात को लेकर कि पता नहीं नंदिता के घर में क्या हो रहा होगा, कहीं बात ज्यादा ना बिगड़ जाए। हे भगवान, सब ठीक रखना। मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती की सजा मेरी दोस्त को मिले। यह बात मैं अब समझ रही हूं, अर्नव के साथ साथ गलती मेरी भी थी। मुझे भी सोचना समझना चाहिए था। उसे प्यार करती हूं पर इस तरीके से उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैं अर्नव का नाम किसी को नहीं बता रही थी। मुझे डर था कि सच्चाई पता चलने पर कहीं उसके रिश्ते खराब ना हो जाए। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी नंदू के साथ। यहां से सगाई प्रोग्राम हो तो फिर उसके बाद में बात करती हूं। नंदू अगर यहां आ जाती है तो मैं उसे समझा दूंगी कि बात को खत्म करें, आगे कोई बात नहीं करनी मुझे। पर वह यहां पर भी तो नहीं आ रही है। ना जाने क्या हो रहा है, कहीं वह घर में कुछ उल्टा सीधा बोल न दे। उसकी और आनंद जीजू की बहस न हो कहीं। प्लीज गॉड, नंदू के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मेरी गलती और अर्नव की बदमाशी और चालाकी की सजा मेरी नंदू और आनंद जीजू को नहीं मिले, भगवान जी प्लीज। नेहा मन ही मन सोच रही थी पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, इसलिए बस उसे इंतजार करना था। तो बस शशांक की खुशी के लिए उन दोनों की सगाई में खुशी खुशी शामिल हो गई। उधर निमेश मुंबई पहुंच चुका था और उसने अपनी मीटिंग अटेंड की। मीटिंग के बाद रूम में आया तो देखा कि सिमरन की तबीयत खराब है। क्या हुआ सिम्मी? निमेश ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा। पता नहीं कैसे फीवर आ गया है और सिर और बदन दुख रहा है, सिम्मी ने कहा तो निमेश ने कॉल करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सिमरन का चेकअप किया। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है राठौर साहब। लगता है ट्रैवलिंग के कारण थकान हो गई है और फिर मौसम भी यहाँ का अलग है और प्रेगनेंसी के टाइम पर इन्हें इस तरीके से ट्रैवल करना नहीं चाहिए। शायद कोई वायरल इन्फेक्शन कैच कर लिया होगा इन्होंने, डॉक्टर ने कहा। पर अब क्या किया जा सकता है डॉक्टर साहब? हम तो अभी यहाँ एक जरूरी काम से आए थे, निमेश ने कहा। पर इनका यहाँ रुकना सही नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप लोग, अगर काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो वापस चले जाए। इन्हें घर के रेस्ट और खास तौर पर घर के खाने जो भी साफ सफाई के साथ बना हो, पूरी तरीके से हाइजीनिक हो, उसकी जरूरत है। प्रेगनेंसी और फिर वायरल उस पर बाहर का खाना और एक्सर्शन इनके लिए ठीक नहीं, डॉक्टर ने समझाया। डॉक्टर के जाने के बाद निमेश सिमरन के पास आकर लेट गया और उसके सिर को सहलाने लगा। सिम्मी ने उसके कंधे पर सर रख लिया।
पूरा ट्रिप खराब हो गया। मेरी तबीयत खराब हो गई है और अब तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ में ही लगा हुआ है, जबकि तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो, सिम्मी बोली। तुमसे ज्यादा कोई भी मीटिंग जरूरी नहीं है। मेरे लिए फैमिली पहले, काम और बिजनेस बाद में। काम और मीटिंग्स भी जरूरी है, पर तुमसे और बेबी से ज्यादा नहीं। और तुम टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, हम कल सुबह ही वापस जा रहे हैं, निमेश बोला। नहीं निमेश, हम वापस नहीं जा रहे हैं डॉट। आराम तो मैं यहां भी कर सकती हूं ना, पर यह मीटिंग तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ही ने बताया था ना कि इस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रहे हो और यह सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम प्लीज अपनी मीटिंग अटेंड करो, मैं यहां रूम में आराम करती रहूंगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिम्मी ने कहा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ऐसे फीवर में छोड़कर मैं मीटिंग के लिए जा पाऊंगा? मैं जा ही नहीं पाऊंगा। हाँ, यह सही है कि यह प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को साबित करने का एक मौका है यह मेरे पास, पर तुमसे इंपॉर्टेंट ना ही कोई प्रोजेक्ट है और ना ही कोई मीटिंग। और इस तरीके से तुम्हें अकेला छोड़कर जाऊंगा तो ना तो मीटिंग कर ही नहीं पाऊंगा और न ही काम। वहां कम से कम तुम सबके बीच में रहती हो तो मैं निश्चित रहता हूं। पर तबीयत खराब में मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए हम जा रहे हैं कल, और अब कोई बहस नहीं। हम कल सुबह जा रहे हैं, निमेश ने कहा तो सिम्मी ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें भर आई। प्लीज निमेश, नहीं चलते ना? मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बात का कि मेरे कारण तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट काम खराब हो रहा है। प्लीज रुक जाओ ना, सिम्मी ने कहा। निमेश ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। कोई बात, अपने मन पर कोई बोझ मत रखो डॉट। मैं मीटिंग नेक्स्ट मंथ प्लान कर लूंगा, पर अभी तुम्हारी तबीयत खराब है और अब हम यहां नहीं रह सकते। यहां कोई भी नहीं है तुम्हारी देखभाल करने वाला, इसलिए हम कल वापस जा रहे हैं और तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम रेस्ट करो, सारी तैयारी मैं देख लूंगा। निमेश ने सिम्मी के माथे को चूमते हुए कहा और उसे अपनी बाहों में लेकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब सिम्मी सो गई तो निमेश उठा और उसने बैग वापस से पैक कर लिए और तुरंत ही लैपटॉप लेकर मॉर्निंग की फ्लाइट से टिकट बुक करा लिए, साथ ही मीटिंग कैंसिल करने का मेल भी दूसरी पार्टी को डाल दिया। वह सिमरन की तबीयत के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था और जैसा कि डॉक्टर ने बताया उसे लगा था कि अगर सिम्मी घर में होगी तो उसकी केयर ठीक होगी और यहाँ का उल्टा सीधा खाना खाकर उसकी तबीयत और बिगड़ जाए। शशांक और रूबी को रिंग सेरेमनी के लिए स्टेज पर लाया गया। संध्या ने कुछ सोचकर घर के लैंडलाइन पर कॉल लगाया। फोन माला ने उठाया। माला, अर्नव और आनंद निकले नहीं क्या अब तक? संध्या ने पूछा। नहीं भाभी, अब तक नहीं निकले, माला बोली तो संध्या ने फोन रख दिया। अब क्या बताऊं आपको? यहां क्या क्या हो गया है आपको बता भी नहीं सकती, माला खुद से बोली। अब किसका इंतजार कर रहे हैं? जीजू, पहना भी दीजिए रिंग इससे पहले कि रूबी का मूड बदल जाए, मिताली ने शशांक को तंग करते हुए कहा। रूबी ने मिताली को आंखें बड़ी करके देखा। घूर क्यों रही है मुझे रूबी? हक है मेरा। जीजू है मेरे तो उनके साथ छेड़खानी नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी, और खबरदार जो तो हम जीजा साली के बीच में कुछ भी बोली तो, मिताली ने कहा। रूबी के साथ साथ शशांक भी मुस्कुरा उठा। हाँ जी साली साहिबा, आपको पूरा अधिकार है मुझसे इसी तरीके से बात करने का और रूबी आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेगी क्योंकि यह अधिकार खुद मैं अपनी साली साहिबा को दे रहा हूं, शशांक ने कहा तो रूबी के चेहरे की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। वैसे बताया मुझे रूबी ने आपके बारे में कि आप दोनों बहनें कम दोस्त ज्यादा हो डॉट। बचपन से दोनों साथ में रहे हो और दोनों के बीच बहुत प्यार भी है, शशांक बोला तो मिताली ने खुश होकर रूबी को देखा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप दोनों का रिश्ता आगे भी ऐसे ही रहेगा। मेरी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं होगी, आप दोनों आगे भी फ्री रहोगे हर तरीके की बात करने के लिए, शशांक बोला। थैंक यू जीजू, थैंक यू सो मच। आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया, वरना मैं तो इसी टेंशन में थी कि हम दोनों का मिलना अभी से कम हो गया है जब से रूबी गाजियाबाद गई है, और अब जब शादी करके ससुराल चली जाएगी तो पता नहीं कैसे मिल भी पाएंगे हम दोनों, मिताली बोली। ऐसी बात क्यों कर रही है मिताली, अभी हम लोग कॉलेज में रोज मिलते ही थी ना, मेरे गाजियाबाद जाने के बाद से भी।
अब जब से हम दोनों ने अलग अलग कंपनी ज्वाइन की है तब से ही हमारा मिलना कम हो गया है। बाकी अब मैं फिर से दिल्ली आ रही हूँ तो जब मर्जी होगी मिल लिया करेंगे, रूबी ने कहा। अब बातें बहुत हो गई, मिताली उन दोनों को एक दूसरे को अंगूठी पहनाने दो। तभी रूपाली में आकर मिताली को टोका तो मिताली मुस्कुराकर साइड में हो गई। शशांक और रूबी ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और फिर शशांक रूबी का हाथ थामकर वैसे ही बैठा रहा। बाकी सभी व्यस्त खाने पीने और फोटो वगैरह में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद डांस का प्रोग्राम शुरू हो गया। सभी लोग मस्ती के साथ डांस करने लगे तो मिताली और शिवांश ने फिर से आकर शशांक को घेर लिया। तो जीजू आप नहीं करोगे मेरी रूबी के साथ डांस? ऐसे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, पूरा प्रोग्राम ही फीका फीका रह जाएगा अगर आज का खास कपल ही डांस नहीं करेगा तो, मिताली बोली। अरे शशांक को कमज़ोर समझा है क्या मिताली? हमारे जीजू ऑलराउंडर है, जरूर डांस करेंगे, शिवांश बोला तो रूबी ने शशांक की तरफ देखा। और क्यों नहीं करूंगा भला डांस? बिल्कुल करूंगा, आज तो हमारा दिन है और अब तो मेरा हक है रूबी के ऊपर। आफ्टर अब मेरी फियांसे है और अब मुझे ना ही किसी से डरने की जरूरत है और ना ही किसी की परमिशन की। शशांक उठ खड़ा हुआ और उसने रूबी के आगे हाथ बढ़ा दिया। रूबी ने शर्मा कर पहले शशांक को देखा और फिर सामने खड़ी अरुणा की तरफ देखा। अरुणा ने सहमति में पलकें झपकाईं तो रूबी ने शशांक का हाथ थाम लिया। शशांक ने रूबी का हाथ थामा और उसे लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गया। सभी लोगों का ध्यान उन दोनों पर ही चला गया था। शशांक के इशारे पर म्यूजिक शुरू हुआ और दोनों ने खूबसूरत परफॉर्मेंस दी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नेहा की आंखों में भी खुशी के आंसू भर आए। रायचंद ने आकर उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में भरे आंसुओं के लिए पूछा, ये तो खुशी के आंसू है पापा। आज इस अनाथ को भी एक परिवार मिल गया और आज मेरे परिवार में एक और नया सदस्य जुड़ रहा है। बस अब जल्दी से रूबी मेरी भाभी बनकर घर आ जाए तो फिर खुशियां ही खुशियां होगी चारों तरफ, नेहा ने कहा। बिल्कुल खुशियां ही खुशियां होगी और हाँ, हम अपनी बेटी के लिए भी एक बहुत ही अच्छा राजकुमार ढूंढकर लाएंगे जो उसे पलकों पर बिठाकर रखे, रायचंद जी ने कहा तो नेहा के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आई। वाह शशांक, तुम अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ बेहतरीन डांसर भी हो, शिवांश ने आकर शशांक के कंधे पर हाथ रखकर कहा। सब चलता है, बिजनेस अपनी जगह है और ये सब अपनी जगह। आखिर हम लोग भी कॉलेज स्कूल पास आउट करके ही बिजनेस की दुनिया में आए हैं और कॉलेज जाने, कॉलेज लाइफ का मतलब है यही म्यूजिक डांस, ढेर सारे दोस्तों की मस्ती और खूब सारी पढ़ाई, शशांक बोला तो शिवांश ने भी सहमति जताई। वैसे आपकी स्टडी तो बाहर से ही हुई है ना, शशांक ने शिवांश से पूछा। हाँ मेरी स्टडी बाहरी हुई है, पर अब मैं हमेशा हमेशा के लिए इंडिया आ गया हूँ और अब कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा पापा और मम्मी के साथ और हमारा खानदानी बिजनेस संभालूंगा, शिवांश ने कहा। यह तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा है, वैसे भी हमारे परिवार से बढ़कर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। पैसा कितना भी कमा रहे हैं, जब तक परिवार पूरा नहीं होता कोई कमी रहती है। अब मुझे ही देख लो, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर नेहा और रूबी के मिलने के बाद ऐसा लगता है कि जिंदगी पूरी हो गई, शशांक ने सामने खड़ी रूबी और नेहा को देखते हुए कहा जो कि एक दूसरे से बात करने में बिजी थी। थोड़ी देर बाद सबके निकलने का कार्यक्रम शुरू हो गया। ठाकुर साहब ने शशांक और उनके परिवार को गिफ्ट वगैरह दिए और उन लोगों को विदा कर दिया। जाते जाते शशांक ने रूबी को कॉल करने का इशारा किया और फिर अपने पापा और नेहा के साथ निकल गया। बाकी के गेस्ट भी एक एक करके निकल गए। विक्रांत, शिवांश, रूबी और अरुणा गाजियाबाद के लिए निकल गए तो वही सूरज और अमृत अपने परिवार के साथ वापस अपने घर सूरज अमृत विला की तरफ चल दिए। उधर अगले दिन सुबह निमेश भी सिमरन को लेकर वापस दिल्ली के लिए निकल लिया।